वेल्थ क्रिएट नहीं कर पा रहे प्रॉपरली। जो जो वेल्थ हमें क्रिएट करनी है वो हम क्रिएट नहीं कर पा रहे। जो चैलेंजेस जो भी हमें आगे के लिए वो करने हैं हम उसके लिए वेल प्रिपेयर्ड नहीं है। तो वो चैलेंजेस बहुत सारे लोगों में मैंने देखे। तो बेसिकली इसीलिए हमने इनिशियली एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया अपनी तरफ से। और आज की डेट में अभी तकरीबन 40-50 फैमिलीज हमारे साथ ऑलरेडी जुड़ चुकी हैं विद इन द स्पैन ऑफ, आप लगाइए कि तकरीबन 6-7 महीने हुए होंगे हमें ये चीज करते हुए। तो अब आप ये लगाइए कि 6-7 फैमिलीज, मतलब 50 फैमिलीज हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, जो कि टोटली फाइनेंशियली हम सारी चीजें उनकी प्लान कर रहे हैं, सारी चीजें क्या है एनालाइज कर रहे हैं। मतलब ऑब्वियसली वो ये जो प्रोसेस है वो कंप्लीट, आप कहिए कि इंटरेक्टिव प्रोसेस है कि आप जब तक नई चीजें डिस्कस करेंगे तो चीजें उसके अकॉर्डिंगली हमारी सॉल्व आउट नहीं हो पाएंगी। तो इट्स सॉर्ट ऑफ समथिंग काइंड ऑफ थिंग कि अब हम जो मेजरली कर रहे हैं अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग और वो सारी चीजें कर रहे हैं। तो वो इस उसमें कर रहे हैं कि हम सबसे पहले अपने आप को एसेस कर रहे हैं कि हम कहाँ पर हैं। तो बेसिकली एक तरीके से आप समझिए कि हम अपनी फाइनेंशियल हेल्थ असेसमेंट वगैरह कर रहे हैं। तो हम स्टार्ट करें क्लास इससे पहले सबसे पहले हम वही चीजें ले लेते हैं, एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि हम में से कितने लोग अभी बेसिकली इस तरीके से प्लान करके चल रहे हैं, अपनी चीजों को प्लान करके चल रहे हैं या फिर नॉर्मली उससे कर रहे हैं, या हमने अपनी प्लानिंग स्टार्ट कर दी है। मतलब अपने गोल्स वगैरह डिसाइड कर लिए हैं, अपनी चीजें उसको शॉर्ट आउट करना स्टार्ट कर दिया है, या फिर हम अपनी रूटीन लाइफ जी जा रहे हैं। अपने अपने माइक ओपन करके बोल सकते हैं आप लोग। ये कन्वर्सेशन पीरियड है सर का आपके साथ। तो क्योंकि इससे आपको विजन क्लियरिटी मिलेगी, क्योंकि ये टू वे गेम है। यदि आप अपनी तरफ से थोड़ा सा इनिशिएटिव लेंगे तो थोड़ा सा और माइंड क्लियरिटी होगी। आप लोग बोल सकते हैं, चाहे हमारे राम का है कोई भी। म्यूचुअल फंड के बारे में सर थोड़ा स्टार्टअप भी किया है, और आपको शायद आप गाइड कर पाएंगे उस चीज में, जैसे इंडेक्स फंड और निफ्टी 50 वगैरह में अगर करना हो इन्वेस्ट तो ग्रो में कर पाएंगे। है आप जी मैम, बताएंगे वो उसमें? मैम सारा इन्वेस्टमेंट का हम डिस्कस करेंगे। अभी अभी सिंपल अभी हम ये क्वेश्चन ले रहे हैं कि क्या हमने अपने अपने टारगेट्स अपने गोल्स सेट कर लिए कि हमें क्या करना है, कब करना है, कितना करना है। बेसिकली उसमें मतलब कि हम प्लानिंग अपनी कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट एक पार्ट है उसका। जी हम्म। सर। हेलो। हाँ जी, हाँ जी। हेलो। बोलिए जी बोलिए, सर। कोई दिक्कत नहीं। हम्म। जी हम ये कह जानना चाहते हैं। जी जी। आवाज आ रही है सर? जी सर, बताइए बताइए। जी हम ये जानना चाहते हैं, जैसे हमारी एक प्राइवेट लिमिटेड फर्म है, जी तो उसमें का जो एक पार्टनर है उसको कैसे हटा सकते हैं, और हम नई फर्म अप्लाई कर सकते हैं क्या दूसरी? हो जाए सर, हो जाए सर। आप अपनी जी जगह सर। सही है, पर ये क्वेश्चन अपन 10:30 का सर का क्वेश्चन का जो सेशन, मतलब जो क्लास एंड हो जाएगी उस समय रखना। अभी जो अच्छा सर का अच्छा। क्वेश्चन करिए, क्योंकि सर एक अच्छी क्लास लेना चाहते हैं। और उस हाँ क्लास तो में क्या है ना, जो सर जो आपको कमांड दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग बात करेंगे तो थोड़ा सा और बनेगा। एक मिनट सब लोग क्या आप माइक सभी ऑन ने कर दिए। क्या आप सभी ने मैं सबसे पूछ रहा हूँ, क्या आप सभी ने सर का क्वेश्चन में रिपीट कर रहा हूँ, क्या आप सभी लोगों ने, मेंबर्स ने अपना कोई फाइनेंशियल बैकग्राउंड तैयार कर रखा है? कोई फाइनेंशियल गोल है आपके दिमाग में? क्योंकि उसी के बाद आप म्यूचुअल फंड, LIC, इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, ये सब उसी के पार्ट है। आपको कितना इन्वेस्टमेंट करना, कितनी कंपनियां बनाना, आगे बढ़ना, ये सब उसी का। हाँ बिल्कुल संजीव सर, आप बताइए। अगले 5 साल के लिए प्लानिंग करके रखी हुई है। वो कितनी सही है गलत है वो मतलब ऑन पेपर हमने चार्ट आउट किया हुआ है 2024 से लेके 2029 के लिए, 2029 तक के लिए। जी और सर। एक सेटल्ड गोल रखा हुआ है, उसी के आधार पे हम आगे बढ़ रहे हैं। जी सर। ठीक है। और इस बहुत तरीके की बढ़िया क्लास से सर। शायद इम्प्रूवमेंट उसमें मिलने की उम्मीद है, इसीलिए हम लोग इसको बिल्कुल सर। ऐसी ज्वाइन करना चाह रहे हैं। नहीं नहीं सर, बिल्कुल बहुत बढ़िया, आपने पहला स्टेप ऑलरेडी ले लिया। मतलब एक अवेयरनेस वाला कि एग्जैक्टली क्या चल रहा है। हम उस स्टेप में हम पहले पहले स्टेप हमने आपने इनिशिएट कर लिया, आपने अपने गोल्स और टारगेट्स सेट कर लिए हैं। तो हम एक बार क्विकली गो थ्रू करेंगे आज के सेशंस का। बेसिक फोकस यही है कि हम लोग पूरा फाइनेंशियल प्लानिंग वाला क्या, क्यों और कैसे कर सकते हैं, और कैसे हम, अगर आपको सपोर्ट की जरूरत है तो हम आपको कैसे सपोर्ट कर सकते हैं, किस किस तरीके से सपोर्ट कर सकते हैं, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो उसमें आगे कुछ प्रॉब्लम आ रही है, कोई चैलेंजेस आ रहे हैं कुछ पर्टिकुलरली, फिर आपके वो आएंगे तो वो हम डिस्कस करेंगे उसको और डिटेल में।
सर मैं कुछ बता रही हूँ आपसे। मैं विमला जयपुर से। जी मैम। अभी तो मेरा एक गोल क्लियर हो चुका है, एक प्रॉपर्टी और एक टू व्हीलर का। 2026 के एंड में मेरा एक होम लेना है। सॉरी मैम, आपका क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ। नेटवर्क इशू एक बार प्लीज। हाँ, नेटवर्क इशू है कहीं शायद। एक बार। हाँ। आवाज आ रही हाँ, आपकी आवाज थोड़ी ब्रेक होके आ रही मैडम। है? आपकी आवाज में नेटवर्क इशू है मैम, नेटवर्क इशू है। एक काम करते हैं, मेरी बात सुनिए, मैं सबको कमांड देता हूँ क्योंकि उसके बाद प्रदीप सर ही कमांड करेंगे आपको। देखिए मेरी बात सभी लोग ध्यान से सुनिए। आपका म्यूचुअल फंड, हेल्थ इंश्योरेंस, आपको लाइफ में कुछ करना है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, एलएलपी, जितने भी क्वेश्चन है आपके, जैसे हमारे ओझा सर का जो क्वेश्चन था वो प्राइवेट लिमिटेड का था, किसी का म्यूचुअल फंड का, हमारी गुरमीत मैडम का म्यूचुअल फंड का, किसी का कुछ और होगा, किसी का सुकन्या योजना होगा, किसी का कुछ होगा, किसी का बहुत सारे डीप लेवल के क्वेश्चन होंगे। तो वो क्वेश्चन पे हम चर्चा कर सकते हैं, लेकिन कब करेंगे? जब हमारा थोड़ा सा सेशन आगे की तरफ बढ़ जाए। तो आप सभी मेंबर से रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी सर को हम कैरी ऑन करने देते हैं, उसके बाद फिर जो भी क्वेश्चन आंसर है वो हमारे चलते रहेंगे। ठीक है? तो सर आप अपने हिसाब से ही कंडक्ट करिए, कोई दिक्कत नहीं, हम क्वेश्चंस को बाद में ले लेंगे, है ना? और आप ठीक। चिंता मत करिए, सर बैठेंगे, आपको बिठाना हो 11 बजे तक बैठेंगे, आप बिठाना हो 11:30 बजे तक बिठा लेंगे, 12 बजे तक रात को बिठा लेंगे, उसकी चिंता मत करिए। अभी सर को सर के हिसाब से चला लेने दीजिए, फिर आपके क्वेश्चन आंसर भी सबके ले लेंगे। ठीक है? चलिए स्टार्ट करते। बस एक सपोर्ट चाहिए आप सबसे कि अपने अपने कैमरा ऑन करके बैठिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि कॉन्फिडेंस आता है स्पीकर को देख के सब, है ना? तो प्लीज अपने अपने कैमरा ऑन करके बैठिए, कोई दिक्कत नहीं। जोशी सर सॉरी इंटरप्ट करने के लिए, आप नहीं नहीं लेक्चर सर, कैरी कोई ऑन। दिक्कत नहीं। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो बेसिकली मतलब हम मोटा मोटा सिंपली यही समझना चाह रहे हैं कि हमारे पास अभी हम क्या कुछ स्टार्ट कर चुके हैं या नहीं कर चुके। दोनों दोनों ही सिनेरियोज हमारे बन जाते हैं कि हमने या तो स्टार्ट कर दिया है या हमने अभी स्टार्ट नहीं किया है। तो अगर हमने स्टार्ट नहीं भी किया है तो बेसिकली हम उसी पे चलते हैं कि अगर हमने स्टार्ट नहीं भी किया है तो भी कोई कोई दिक्कत नहीं है। हमें क्या करना है और क्यों करना है, बेसिकली हम उसी बारे में अपना स्टार्ट करने वाले हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए। तो एक एक ओवरव्यू बेसिकली हम फाइनेंशियल प्लानिंग का लेंगे। और ये प्लानिंग एक्चुअली क्या है कि अभी अभी देखिए, जैसे आप लोगों के कई लोगों के सवाल हैं मन में कि हम सर क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। वो सर आपकी सबकी एक स्पेसिफिक कंडीशन होगी, उसके अकॉर्डिंगली आंसर होगा उसका। तो वो जेनरिक आंसर नहीं होगा। अभी हम जो बात कर रहे हैं वो हम कॉमनली सबके लिए बात कर रहे हैं कि कॉमनली क्या चीजें हैं। अगर अब उसमें पर्टिकुलर एक किसी पर्टिकुलर स्टेज में हमारे पास कोई भी प्रॉब्लम होगी तो कोई आपकी स्पेसिफिक क्वेश्चंस और वो रहेगा, वो हम लास्ट में एक बार ले लेंगे। अगर स्पेसिफिक रहेगा, स्पेसिफिकली रिलेटेड टू दिस सेशन रहेगा तो वो हम वैसे डिस्कस कर लेंगे। अगर आपका स्पेसिफिक और यूनिक केस है, जैसे सर ने पूछा अपनी पार्टनरशिप अपनी प्राइवेट लिमिटेड के बारे में या आगे नई फर्म फॉर्म करने के लिए, तो वो सर स्पेसिफिक क्वेश्चन है आपका, वो आप मेरे से पर्टिकुलरली आप सर से नंबर ले लीजिएगा। नंबर हम लास्ट में शेयर भी कर देंगे, आप वैसे शेयर कर लीजिएगा, मैं आपको 1 to 1 वैसे उसमें हम डिस्कस करके आपको क्लियर कर लेंगे। ठीक है सर? तो अभी के लिए हम इसको वो करते हैं कि हम अपना डिस्कशन करते हैं अपनी इस चीज के ऊपर कि आज हम क्या करने जा रहे हैं। ठीक है? तो सर हम आज के उसमें सेशन में बेसिकली डिस्कस करने जा रहे हैं कि हमारा पूरा फोकस जो है वो हमें कंप्लीट फाइनेंशियल प्लानिंग अपनी क्या करनी है। हमें अपनी अपना फ्यूचर सिक्योर करना है। बेसिकली फाइनेंशियल प्लानिंग में कुछ नहीं है, जैसे हम अपनी हेल्थ के लिए प्लान करते हैं, अपनी चीजों के लिए प्लान करते हैं, हर चीज के लिए प्लान करते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली कई जगह पे, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि हमें बेसिकली ये ऑब्जर्वेशन में आया है कि कई कई केसेस में हम लोग बहुत अच्छा कमा रहे हैं। कई कई केसेस में मेरे जो अपने नॉन क्लाइंट्स हैं और वो हैं, सब अच्छा, सब चीज अच्छा चल रहा है, बट जो प्लानिंग है वो कहीं ना कहीं लैक कर रही है, कहीं ना कहीं मिसिंग है। तो हम कहीं ना कहीं उनको बोलते रहते हैं कि सर आप ये कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए, बट वो कहीं ना कहीं प्रॉपर तरीके से वो फिर भी नहीं होगी। मिसिंग लिंक्स हम जैसे जैसे हमें पता लगती है तब तक हमें वो करनी पड़ेगी। तो उससे एक चीज समझ में आएगी कि जब तक हम असेसमेंट पूरा असेसमेंट नहीं करेंगे कंप्लीटली, तब तक हमारी चीजें प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होंगी।
तो बेसिकली हमारा जो फोकस है वो ये है कि हम अपने आप को कंप्लीट, अपना जो फाइनेंशियल हमारे फाइनेंशियल क्या है, हम उसके कंट्रोल खुद लें, हम समझें उसे, प्लस में क्या चल रहा है हमारा, और हम अपनी वेल्थ को अपना कैसे, हमारी जो भी हम अर्न कर रहे हैं उसको कैसे अपने काम पे लगाएं ताकि हम फ्यूचर में उसका बेनिफिट ले सकें बेसिकली। तो तो अब आप हम ये समझ बेसिकली लगभग सभी हम सब समझते हैं कि हमारा फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है। तो बेसिकली फाइनेंशियल प्लानिंग में हमारा मेजरली क्या रहता है, देखिए हमारी एक पर्टिकुलर एक अप्रोच रहती है कि अगर हमें प्लान करना है कोई भी चीज, आप किसी भी चीज को प्लान करते हैं नॉर्मल सेंस में समझते हैं, पहले तो हम प्लानिंग समझते हैं कि हमने प्लान किया, कोई भी इवेंट है हम उसे प्लान कर रहे हैं। तो फाइनेंशियल प्लानिंग में भी हमारे इवेंट्स ही हैं लाइफ के जो फाइनेंशियली इम्पैक्ट है, जिनका फाइनेंशियल इम्पैक्ट है, जो फाइनेंशियली अपने हैं। इवन किसी की मैरिज है, कुछ भी है, कहीं हमें जाना है, हम हर चीज के लिए एक प्लान करते हैं, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल आता है फाइनेंस का। तो फाइनेंशियल प्लानिंग में हम पर्टिकुलरली अपने पूरे फाइनेंस जो भी हमें चाहिए, जो हमें डे टू डे रूटीन लाइफ में चाहिए और आगे के लिए भी चाहिए, कुछ अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स, एक्सपेक्टेड इवेंट्स, प्लान्ड इवेंट, अनप्लान्ड इवेंट्स, सारे इवेंट्स के लिए हमें एडवांस में प्लानिंग करके प्रिपेयर करके चलना है। तो यही हमारी प्लानिंग है, सो दैट कि जब भी हमारे पास वो रिक्वायरमेंट आए तो एटलीस्ट हम फाइनेंशियली कैपेबल हो, या एटलीस्ट एक बहुत अच्छी कंडीशन में हो उसको हैंडल करने के लिए, इजीली हम उसको हैंडल कर जाएं। तो यही हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग है। तो ये हमारी एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच रहेगी कि हमारे लाइफ के गोल हम कैसे मीट करें। तो लाइफ में हमारे अलग अलग तरीके के गोल अलग अलग टाइम पे चलते हैं। जैसे हमारे रूटीन के लाइफ के गोल्स हैं हमारे डे टू डे एक्सपेंसेस मीट करना, उसके बाद हमारे फिर शॉर्ट टर्म के गोल रहते हैं, लॉन्ग टर्म के गोल रहते हैं, मीडियम टर्म के गोल रहते हैं, अलग अलग चीजें। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट आता है, जैसे हम सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो है कि हम अपनी बजटिंग, क्या हम अपनी बजटिंग कर रहे हैं नहीं कर रहे, बजट बना रहे नहीं बना रहे फाइनेंस का, हम अपनी सेविंग्स के ऊपर ध्यान दे रहे नहीं दे रहे, कि हमारी रेगुलर सेविंग्स हो रही है या नहीं हो रही, सेव हम कर रहे हैं अपनी अर्निंग्स में से। अगेन अब सिर्फ सेव करने से हमारा पर्टिकुलरली बेसिकली क्लियर होगा नहीं, क्योंकि सेविंग्स हमारी, जो हम सेविंग कर रहे हैं सिंपली, अगर हम हमारी सिंपल सेविंग है तो सिंपल सेविंग हमारी काम नहीं करेगी हमारी, जब तक वो सेविंग्स हमारी इन्वेस्ट नहीं होगी, या जब तक वो हमें अर्न करके नहीं देगी कुछ एडिशनल इन्फ्लेशन के कंपैरिजन में। इन्फ्लेशन मीन आपकी महंगाई के हिसाब से, अगर आपकी सेविंग सिंपली सिंपल सेविंग है तो वो हमें कुछ भी ग्रो करके नहीं देगी, मे भी हो सकता है कि वो डिप्लीट ही कर दे। तो उसमें हमें डबल लॉस है, एक तो हमने उसको एक्स्ट्रा सेव करने के चक्कर में हमने कहीं ना कहीं कुछ अपनी चीजें कम कंज्यूम करी, और हम उसका टोटल उसके अकॉर्डिंगली बेनिफिट भी नहीं ले पाए। तो उसके बाद हमारी चीजें की सेविंग के साथ साथ हमारा इन्वेस्टिंग भी बहुत जरूरी है। देन अनदर एस्पेक्ट आता है हमारा इंश्योरेंस। इंश्योरेंसेस में क्या है, इंश्योरेंसेस में जैसे मेजरली आपके दो इंश्योरेंसेस आते हैं, शायद हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था। आपके दो इंश्योरेंसेस मस्ट, बाकी के इंश्योरेंस आपके एज पर रिक्वायरमेंट के रहते हैं, या पर्सन टू पर्सन रहते हैं। मतलब फैमिली के पॉइंट ऑफ व्यू से, पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे दो इंश्योरेंसेज है। फर्स्ट वन इज आपका हेल्थ इंश्योरेंस, जो कि फैमिली के हर मेंबर का हमारा होना चाहिए, आइडली वो कवर होना चाहिए कहीं ना कहीं। अब वो कैसे भी कवर हो, अब आप अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में हो सकते हैं, हो सकता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन उसको ऑलरेडी कवर कर रही है और अच्छा खासा उसमें कवर आपको मिल रहा है, देन इट इज गुड। अगर नहीं मिल रहा है तो हमें क्या करना चाहिए, तो हमें एटलीस्ट एक हेल्थ इंश्योरेंस ले लेना चाहिए। सेकेंड इज हमारा लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस बोले तो LIC वाले लाइफ इंश्योरेंस नहीं, आपका प्योर लाइफ इंश्योरेंस, प्योर लाइफ का प्लान होना चाहिए। LIC वाले मैक्सिमम प्लान्स हमारे यूजुअली इन्वेस्टमेंट टाइप के प्लान्स हैं, जो मतलब कहने का मतलब हमें रिटर्न्स वगैरह दे रहे हैं। तो टर्म प्लान आपका प्योर लाइफ इंश्योरेंस वाला है, इन केस हमें कुछ हो जाता है या हम अर्न करने में इनकेपेबल हो जाते हैं, तो ये अर्निंग मेंबर्स के लिए, जो भी अर्निंग मेंबर्स हैं घर के लिए, तो उनके लिए टर्म प्लान होना बहुत जरूरी है। अगर वो क्योंकि अर्न कर रहे हैं तो बेसिकली उनकी डिपेंडेंसी कहीं ना कहीं घर के एक्सपेंसेस में, घर की प्लानिंग को इम्पैक्ट और हैम्पर करती है। तो हमें वो प्लान करके इंश्योरेंस से अपने आप को सिक्योर करना है। देन अगेन आपका प्लानिंग का अगला हिस्सा है आपका टैक्स प्लानिंग। तो टैक्स प्लानिंग में आप इसको ऑलरेडी एडवांस में कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं कि हम कैसे कैसे प्लान करेंगे, क्या क्या चीजें करने वाले हैं, क्या चीज नहीं करने वाले, तो वो टैक्स प्लानिंग में आपका आ जाता है। देन लास्ट आपका रिटायरमेंट और एस्टेट प्लानिंग, क्योंकि रिटायरमेंट आप अपने रिटायरमेंट के लिए फंड्स आप एक्यूमुलेट कर रहे हैं, और एस्टेट प्लानिंग आप अपनी वेल्थ वगैरह जो भी आप अपना प्रॉपर्टी या किसी भी तरीके की डिफरेंट तरीके की आप अपनी वेल्थ इसमें ज्वाइन कर रहे हैं। तो अब इसमें अगेन यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक और लेते हैं, और आप लोगों से जानते हैं कि हम
इसमें से कुछ, क्या हमने कुछ स्टार्ट किया है या कुछ कर रहे हैं, क्या क्या चीजें हमारी कवर्ड हैं, कैसे हैं, कोई बताना चाहेगा? सर, टैक्स प्लानिंग तो नहीं किया, बजटिंग एंड सेविंग हो रही है। इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस ये अभी पेंडिंग है सर मेरा। आवेश बोल रहा हूँ मुंबई से। जी भावेश जी। ओके, जी तो ठीक है। इन्वेस्टिंग अभी चालू कर रहा हूँ सर, सर्चिंग चालू है। एंड ठीक है। इंश्योरेंस अभी सिर्फ मेडिकल क्लेम लिया है, बाकी जैसे आप बता रहे हो और भी इंश्योरेंस, फैमिली इंश्योरेंस वो नहीं लिया हुआ हाँ, है। सेकंड सेकंड आपका लाइफ इंश्योरेंस है, मतलब अगर आप अर्निंग मेंबर हो घर के तो ऑब्वियसली, क्योंकि आपकी आगे की लाइबिलिटीज भी हैं और फ्यूचर को लेके आप, मतलब वही आपकी अर्निंग रेगुलर रहे उसकी वो रहती है, तो वो प्योर लाइफ इंश्योरेंस एक आपका टर्म प्लान जिसे बोलते हैं, आप सर्च कर सकते हैं। अवेलेबल मार्केट में काफी सारे वो भी हैं, तो आप देख सकते हैं। टर्म प्लान है आपका प्योर लाइफ इंश्योरेंस, तो ये है। टैक्स प्लानिंग अगेन फिर नेक्स्ट स्टेप में आ जाता है। और आपका इन्वेस्टिंग भी एक्चुअली क्या है कि देखिए, बजटिंग सबसे पहले हमने बजट बजट किया अपने हर खर्चे को, कि हम कितना खर्च कर रहे हैं, कितना अर्न कर रहे हैं। सबसे पहला स्टेप तो यही है, इससे हमें पता लगता है कि हमारे कहाँ पे कितना पैसा जा रहा है, उसी से निकल के आएगी हमारी सेविंग। और उसके बाद हमारे गोल्स हमारे क्लियर हैं, लाइफ के गोल्स अगर हमने पहले से सेट किए हुए हैं, उन गोल्स के अकॉर्डिंगली हमें फिर इन्वेस्ट टैक्स के करना है। में सर, जैसे 21-22 लाख की अगर आपके पास है ईयरली अर्निंग जो, तो उसमें कौन सा रिजीम अच्छा रहता है, फर्स्ट न्यू या ओल्ड? मैम डिपेंड करता है, देखिए पर्सन टू पर्सन भी है कि अगर आपके पास मेजर डिडक्शंस हैं या कुछ उस तरीके की चीजें हैं, तो हम उस तरीके से भी उसको ले सकते हैं। नहीं, जैसे अगर आपके मतलब पास वो नहीं हम है लोग उसमें तो एचआरए मैं भी वही बोल ऐड रहा कर हूँ ये। सकते हैं सर। हम्म एचआरए भी ऐड कर सकते हैं ना, जैसे एचआरए हो गया, होम लोन भी ऐड कर सकते हैं, एनपीएस, ये चीजें ऐड करके बेनिफिट रह जाएगा, हम्म, है ना? तो ये जी फिर ओल्ड रिजीम में होना चाहिए, ओल्ड। जी मैम, बहुत सारी बहुत बहुत न्यू सारी रिजीम में भी चीजें तो रहती हैं ये सब मैम। चीजें मिल जाती ओल्ड है, रिजीम, न्यू रिजीम, डिपेंड। हाँ, न्यू में मिलती है सर देखिए मैम, ये। न्यू रिजीम मैं, हाँ मैं मेजरली मेजरली क्या है कि मेजरली आपका क्या है कि न्यू रिजीम बेसिक उन लोग ज्यादा सेविंग्स या उस टाइप के लिए नहीं कर रहे हैं, जो बहुत ज्यादा, कि मुझे बहुत ज्यादा सेविंग्स वगैरह या बहुत सारा निटी ग्रिटी में नहीं जाना है, उनको मेजरली हम्म, लमसम में बेनिफिट लेना है, तो वहां पर के लिए न्यू रिजीम है। क्योंकि पहले के टाइम पे क्या था कि सेविंग्स वगैरह पे ज्यादा रहता था, डिडक्शन पे जोर रहता था, आपकी डिडक्शन कंडीशन पर्सन टू पर्सन। कई बार क्या होता है, मोस्ट ऑफ द केसेस में आज की डेट में न्यू रिजीम ही बेनिफिशियल है, क्योंकि गवर्नमेंट भी न्यू रिजीम को प्रमोट कर रही है। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे केसेस भी होते हैं जिनमें स्पेसिफिकली आपका ओल्डर रिजीम होता है, तो वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि आपके ऑलरेडी क्या चल रहे हैं, कुछ आपके डिडक्शंस ऑलरेडी चल रहे हैं, आपका होम लोन चल रहा है, उसके ऊपर अच्छा खासा आपका अगर इंटरेस्ट वगैरह है, और भी आपके कुछ एक्सपेंसेस चल रहे हैं, आपको डिडक्शंस अच्छी खासी वहां पर ओल्ड रिजीम में मिल रही हैं, तो मोस्ट कई केसेस में क्या है कि ओल्ड रिजीम भी आज की डेट में भी बेनिफिशियल हो जाता है। एनपीएस वगैरह लेकिन हाँ, सारा, आज की एचआरए डेट भी में मैं वही बोल दो रहा हूँ, लाख ले मैक्सिमम लो, केसेस। 2 लाख हाँ एचआरए, 1.5 लाख डाल दो, हाँ और हाँ, डिपेंडिंग आपका एनपीएस है। एनपीएस, एनपीएस में कंडीशंस आपकी वेरी करती हैं डिपेंडिंग ऑन की। होम लोन। हाँ, एनपीएस आपका एम्प्लॉयर अगर आपको दे रहा है तो उसमें, हाँ एम्प्लॉयर अगर आपका नहीं नहीं, एम्प्लॉयर अपने आप ले हमें लो दे रहा है, एनपीएस, अगर एनपीएस की प्रोविजनिंग उसमें खुद ले लो ना, खुद भी एनपीएस दो 50 लाख डाल प्रोविजन के होते ले हैं, सकते अगर आपका एम्प्लॉयर, हाँ नहीं, जी हमारा जी जी, तो मैं वही खुद बोल रहा हूँ, खुद लेने में खुद, 50,000 का है वो तो हर बंदा ले सकता है। हाँ जी वो मैम। ले सकता है ना, हाँ। लेकिन अगर जैसे मैं वही बोल रहा हूँ, जैसे सैलरीड के केस में अगर सैलरीड है, अगर एम्प्लॉयर ने ऑलरेडी इंक्लूड किया हुआ है, तो वहां पर 50,000 नहीं, वहां पे 2 लाख तक का बेनिफिट मिल जाता है एनपीएस में एडिशनल, तो वो वाला नहीं केस भी वो बच जाता है। हमारे, हाँ वो नहीं है, ठीक है। बस यही चीजें हैं ये, मतलब ओल्ड में भी तो बेनिफिट वो हो फिर, है ना, ओल्ड में भी हो सकता है फायदा। हाँ मैम,
ओल्ड में भी हो सकता है, मैं वही बोल रहा हूँ, एक्सेप्शनल केसेस हाँ में ओल्ड में भी हो सकता हाँ, है, अगर पर ये सब धीरे चीजें धीरे हैं तो ग्रेजुअली क्या है कि अब आपका न्यू रिदीमिंग मोस्ट ऑफ, हाँ, मतलब डिपेंडिंग ऑन कि भाई आपका होम लोन ऑलरेडी बहुत पुराना है, उसमें कुछ अनक्लेम्ड अनक्लेम्ड आपका इंटरेस्ट भी है, पुराना पहले का भी है, नया भी है, और अच्छा खासा अमाउंट है क्लेम करने के लिए, तो वो बेनिफिशियल हो जाता है, वो आपका सेट ऑफ और वो वाले बेनिफिट जो हैं, वो काफी सारे बेनिफिट्स जो हैं वो उसमें मिल जाते हैं आपको ओल्ड में। तो लोन डिपेंड के। करता है वो टोटली, मैं वही बोल रहा हूँ, वो वेरी करता है, वो फिर कंपैरिजन क्या है कि रिटर्न फाइलिंग के टाइम पे भी हम लोग एक बार फिर से फ्रेश कर लेते हैं हर केस में, इवन दो हम प्लान प्लान एक एक उसके हिसाब से अगर ऑलरेडी हम प्लान करके चल रहे हैं तो हमें पहले ही पता होता है कि हमारे लिए हम किस तरीके से चीजें प्लान कर रहे हैं, तो हमें अपना स्ट्रक्चर पता होता है सैलरी का, हमें अपने इनकम की चीजें पता होती हैं, तो देन वी कैन प्लान। लेकिन अगर हमें ऑल ऑफ द सडन लेट्स से कि कोई नया केस है, हम अभी मेरे पास कोई नया केस आएगा तो हम उसे हर एंगल से फिर देखेंगे कि क्या क्या उसमें बेनिफिट्स हैं, क्या क्या चीजें हैं, क्या उनका अभी आपकी एग्जिस्टिंग फीस इनकम क्या का स्ट्रक्चर होते क्या हैं, है, रिटर्न उनकी जो रिटर्न सैलरी फीस? मिल रही है उनका एम्प्लॉय। मैम वेरी करती है, डिफरेंट डिफरेंट रिटर्न के लिए डिफरेंट डिफरेंट नहीं, रहता जैसे है। सिंपल सैलरीड वैसे पर्सन हो ना कोई, उसके लिए। सैलरीड पर्सन के लिए मैम नॉर्मली तो हम थोड़ा सा हायर लेते हैं, बट अपने अपने ग्रुप के लिए हम एक डिस्काउंटेड आपको ऑलरेडी दे देंगे, उसमें कोई वो दिक्कत नहीं है। कितना होता है सर? तो फिर हम आपसे ही भरवा लेंगे इस बार ना। हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं है मैम, वो कोई दिक्कत नहीं है, वो हम डिस्कस कर लेंगे सेपरेटली, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा हम्म। आपको कंफर्टेबल होगा वो आपको बता देंगे। अच्छा। ठीक है। तो तो बेसिकली यही है कि आगे इसमें ये है कि हमें क्यों क्यों बेसिकली हमें अपना प्लानिंग करनी क्यों जरूरी है बेसिकली आज की डेट में। तो सबसे बड़ा रीजन तो हमें पता ही है, क्योंकि देखो हमारी कॉस्ट ऑफ लिविंग जो बढ़ रही है डे टू डे, जो हमारी, चाहे हम जहाँ पे भी रह रहे हैं, इवन दो अगर हम गांव में भी रह रहे हैं तो गांव में भी हमारी कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ ही रही है, महंगाई वहां पर भी बढ़ रही है, कंपैरेटिवली वहाँ थोड़ी कम बढ़ रही है। अगर हम शहरों में रह रहे हैं या और जगह, और ऑब्वियसली बेटरमेंट के लिए हम कहीं ना कहीं मूव कर ही रहे हैं, इवन दो अगर हम गाँव में रह रहे हैं तो बच्चे हैं कल को पढ़ने के लिए जा रहे हैं, तो एनी हाउ खर्चे तो बढ़ ही रहे हैं, क्योंकि एजुकेशनल एजुकेशनल कॉस्ट और ये सारी चीजें हमारी, तो इसके लिए हमें प्लान करके तो चलना पड़ेगा, अगर हम बिना प्लान के उतरेंगे तो कहीं ना कहीं हम काफी प्रॉब्लम में रहने वाले हैं। दूसरा फिर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए अगर हम प्लान कर रहे हैं, हमारी सारी चीजें ठीक चल रही हैं, सब कुछ ठीक है, अब हमें फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस चाहिए। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का मतलब ये है कि हमें एटलीस्ट ये है कि हम पैसे के लिए काम नहीं कर रहे, हम काम कर रहे हैं क्योंकि पैसे के लिए काम करने का मतलब ये है कि हमारी डे टू डे लिविंग के जो खर्चे हैं वो तो नॉर्मली हमारे चल रहे हैं, हमारे ऑलरेडी हमारी वो इनकम हमने सिक्योर कर ली है। अब हम अपने पैशन के लिए, अपनी जो भी हमारे को अच्छा लग रहा है, क्रिएटिव कुछ कर रहे हैं, कुछ और चीज कर रही है, तो हम उसके अकॉर्डिंगली अपना काम कर रहे हैं, तो वो हमारी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की स्टेज। और क्या है, हमारे को इन्फ्लेशन को बीट करना है, क्योंकि देखो इन्फ्लेशन महंगाई जो हमारी चल रही है ऑलरेडी, अभी गवर्नमेंट की रेट जो है वो 6-7 के आसपास चल रही है कहीं ना कहीं, लेकिन एक्चुअल में हम देखते हैं तो अलग अलग सेक्टर्स की अलग अलग इन्फ्लेशन रेट चल रही है। अगर आप देखें एजुकेशन में इन्फ्लेशन रेट बहुत ज्यादा हायर है, आप देखेंगे रेंट्स का देख लेंगे, नॉर्मली अगर रेंट्स पे हम काफी काफी सारे लोग होंगे जो रेंट्स पे रह रहे होंगे या उन्होंने रेंट पे दी होगी प्रॉपर्टी, तो रेंट का भी आप देखोगे, मतलब कि इन्फ्लेशन रेट से ज्यादा ही रेट से आपके रेंट्स बढ़ रहे हैं। एजुकेशन का हमें मालूम है ऑलरेडी बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं, हॉस्पिटलाइजेशन मतलब हेल्थ के खर्चे हमारे, उसकी इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है। तो एक्चुअल इन्फ्लेशन कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के आंकड़ों से कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा है, जो हम रियल लाइफ में हम फेस करते हैं। तो उसको बीट करने के लिए भी एटलीस्ट हमें, अगर हमने प्लान नहीं किया तो हम कहीं ना कहीं रेस में हम पीछे रह जाएंगे, मतलब हम अर्न बहुत अच्छा कर रहे होंगे, बट अगेन रेस में हम कहीं ना कहीं वो पीछे रह जाएंगे, हमारे जो ड्रीम्स हैं हम उन्हें फुलफिल नहीं कर पाएंगे, अपने जो हमारे ड्रीम्स हैं वो हो सकता है कि हम लेट उन्हें अचीव करें, या हो सकता है कई कभी कभी कई केसेस में ऐसा देखा गया है कि हम उनको वही ना कर पाए। तो लॉन्गर लाइफ स्पैन अगर आपके पास देखिए, हम प्लान्ड हैं तो हम सेफ एंड सिक्योर हैं, मुझे मालूम है वर्क कंडीशन, मैंने हर चीज के लिए प्लान करके रखा हुआ अपनी, वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन के लिए हमने अपने अगर प्लान करके रखा हुआ है तो हमारी लाइफ इजी रहेगी, कहने का मतलब आपकी लॉन्गिटिविटी बड़ी रहेगी, आपको टेंशन एक्स्ट्रा स्ट्रेस एटलीस्ट फाइनेंशियल पॉइंट्स फ्रंट से आने वाली नहीं है, आएगी थी तो 19-20 की आएगी, इतनी ज्यादा नहीं होने वाली कि आप बिल्कुल बहुत ज्यादा टेंशन में, आपका मतलब लाइफ की एक्सपेक्टेशन
लाइफ ही आपकी वो कम हो गई। तो बेसिकली यही चीज है। तो ये हमारे मेजर रीजंस हैं कि हमें क्यों फाइनेंशियल प्लानिंग करनी चाहिए। अब हमें फाइनेंशियल प्लानिंग क्यों करनी चाहिए, उसके लिए एक शॉर्ट शॉर्ट सिंपल सा हमने बनाया कि A to Z हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग का क्या है। तो उसमें हमने सिंपल एक वो बनाया है कि सबसे पहले हमें अपनी असेसमेंट करनी है गोल्स की। ए से आपकी असेसमेंट हो गई कि हमारे गोल्स क्या है लाइफ में, हमें क्या क्या अचीव करना है। हर 10% के अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि हम हर पर्सन हमारे उसमें, आज हमारी क्लास में भी हम अलग अलग पर्सन हैं। सबके अलग अलग सब अलग अलग स्टेजेस में है, सबका अलग अलग बैकग्राउंड है, सबका अलग अलग सिनेरियो है लाइफ का। सबके अलग अलग रिक्वायरमेंट्स हैं, फैमिली स्ट्रक्चर अलग है, तो रिक्वायरमेंट टोटली अलग है। तो असेसमेंट ऑफ गोल्स हमें अपनी खुद की पहले खुद करनी पड़ेगी कि हमारी क्या हमारे गोल्स हैं। देन सेकंड आता है बजटिंग हमारा, कि हमने बजटिंग, अगेन ये भी पर्सन टू पर्सन हमारी वेरी करती है। तो हम अकॉर्डिंग टू हम कहाँ रह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली हमारी बजटिंग भी डिफरेंट हो जाएगी। हमारे खर्चे कहाँ जा रहे हैं, हमारी इनकम कहाँ आ रही है, सारी चीजें हमारी टोटली सबकी सेपरेट है। तो ये हमें सारी चीजें हमें खुद करनी है। देन हमारे पास सी से आता है हमारे पास कंटिजेंसी फंड। कंटिजेंसी फंड क्या होता है, हमारा इमरजेंसी फंड हम बोल रहे हैं। अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स के लिए हमारे पास क्या फंड हमने मैनेज करके रखे हुए हैं अपने पास। तो अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स के लिए जो हमारा स्टैंडर्ड रूल कहता है वो ये कहता है कि हमारी जो अर्निंग्स हैं, एटलीस्ट जो भी हम मंथली अर्न कर रहे हैं, एटलीस्ट उसका 6 मंथ का हमारे पास बैकअप हमारे पास एज ए कंटिजेंसी फंड में होना चाहिए या इमरजेंसी फंड में होना चाहिए। लेट्स से अगर हम कहते हैं कि मिस्टर ए हैं, वो 1 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं, तो उनके पास कंटिजेंसी फंड में एटलीस्ट 6 मंथ यानी कि 6 लाख रुपीज उनके पास होना चाहिए। जो उनके खर्चे हैं, जो उनकी इनकम है, मतलब हम मान के चल रहे हैं कि उनकी उतनी एक्सपेंसेस हैं, उनकी इतनी वो है। अभी की बात कर रहे थे, खर्चा हो सकता है कि उनका 50,000 ही हो, 1 लाख वो कमा रहे हैं, बट मैंने 1 लाख क्यों लिया, 1 लाख मैंने और भी सेफर साइड में ले लिया, क्योंकि हम ले रहे हैं कि अनएक्सपेक्टेड इवेंट है कि भाई मेरे पास 6 मंथ के लिए अगर मैं बिल्कुल ही माइनस में चला गया, जो मेरी अर्निंग एटलीस्ट उसके 6 मंथ के बराबर मेरे पास उतना फंड हो कि मेरी जो लाइफस्टाइल है वो वैसी चलती रहे। उस लाइफस्टाइल में मेरा नॉट ओनली एक्सपेंसेस बट मेरे जो सेविंग और जो मेरे इन्वेस्टमेंट्स हैं वो भी एज इट इज रेगुलर चलते रहने चाहिए। ना कि वो रुक जाने चाहिए, सिर्फ मेरे बेयर मिनिमम खर्चे वो ही पूरे हों, बल्कि मेरे जो हमारे सेविंग्स और जो हमारे इन्वेस्टमेंट्स हैं वो भी एज इट इज चलते रहें, सो दैट कि हमारी गाड़ी, हमारे जो प्लान्स हैं, जो हमारे गोल्स हैं, उसमें हम 6 महीने पीछे ना हो जाएं या 2 महीने पीछे ना हो जाएं, जो भी हमारा बैड टाइम है उस फेज में। तो ये हमारा कंटिजेंसी फंड का नॉर्मल जनरल रूल कहता है। अब इसमें हम कंटिजेंसी फंड में जैसे नॉर्मली जनरली क्या एडवाइजेबल रहता है कि हमारे पास ये चीज हमारे सेविंग अकाउंट में होनी चाहिए, या फिर मैक्स टू मैक्स हमारे फ्लेक्सिबल एफडीज में होनी चाहिए, जो यूजुअली हम बोलते हैं। सेविंग अकाउंट्स में तो अपना बहुत कम इंटरेस्ट मिलता है हमें, तो कंटिजेंसी फंड हम यूजुअली मेंटेन करते हैं अपनी फ्लेक्सिबल एफडीज में। फ्लेक्सिबल एफडीज या फिर आपकी ऑटोमेटिक स्वीप एफडी टाइप की फैसिलिटीज जो आपके बैंक प्रोवाइड करते हैं। डिफरेंट अलग अलग बैंक्स हैं कि अगर हमारा सर्टेन अमाउंट से ऊपर है तो मोड ऑटोमेटिकली बैलेंस वो टाइप का एफडी। सर। जी जी, सुबोध जी कुछ बोल रहे थे। सर वो मोड बैलेंस बोल रहे थे आप। जी जी जी, मोडी मॉड टाइप का। बैलेंस आपका, आप जैसे यूजुअली एसबीआई के टर्म में बोल रहे हैं, राइट, आई गेस, राइट। तो एसबीआई में मॉड मतलब, हाँ, मॉड करके आपके पास एक फ्लेक्सिबिलिटी एसबीआई भी देता है आपको। बट एक ऑटोमेटिकली इसमें भी क्या है कि हमारे पास जो सेविंग्स भी है, सेविंग्स में भी हमारे पास एक फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। तो कंटिजेंसी फंड के लिए अभी हम स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं, बट इवन दो आप हम अपने नॉर्मल खर्चे के लिए भी, मतलब स्वीप एफडी का कंसेप्ट हमारे पास रहता है कि ऑटो स्वीप का फंक्शनलिटी रहती है। हम अपने बैंक से जाके पता करें कि मेरे को ये स्वीप, ऑटो स्वीप, ठीक है। तो उसमें क्या रहता है कि हमारा अमाउंट अगर एक अमाउंट से ऊपर रहता है सेविंग का, तो वो ऑटोमेटिकली उसको एफडी में कन्वर्ट कर देता है। बट वो हमारा लॉक नहीं होता है पीरियड, वो हमारा, सॉरी, अमाउंट लॉक नहीं होता। जितने टाइम के लिए हमारी एफडी रहती है उतने टाइम के लिए हमें इंटरेस्ट मिलता है। लेकिन इन केस अगर मुझे जरूरत है तो मैं विड्रॉल कर सकता हूँ उसी में से, अपने सेविंग अकाउंट से करूंगा तो ऑटोमेटिकली मेरी एफडीज इन डिनोमिनेशन ऑफ यूजुअली 1000 ब्रेक होके मुझे उतने पीरियड का वो मिल जाता है, और बाकी का अमाउंट हमारा कैरी फॉरवर्ड रहता है। तो आई गेस हम में से काफी लोग इस चीज को ऑलरेडी यूज कर रहे होंगे, यूटिलाइज कर रहे होंगे।
सर राइट? ऑटो स्वीप में जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट एफडी के इक्वल नहीं होता है ना? नहीं, ऑटो स्वीप में नहीं, नहीं, एफडी के इक्वल ही रहता है जो वहां पर उनका जो चल रहा होगा टर्म में। जैसे ऑटो स्वीप में क्या होता है, सर देखो मैंने ऑटो स्वीप मैं में देखो। हाँ, मेरे राइट हाँ, नाउ बताइए। सर सेंट्रल बैंक में मेरा अकाउंट है। ऑटो स्वीप की जी, जानकारी मुझे थोड़े दिनों पहले मिली तो मैं वहाँ पे जो है बात करी, तो उन्होंने ऑटो स्वीप जी, में बताया सेंट समृद्धि करके, सेंट्रल बैंक में जो प्रोडक्ट का नाम है सेंट समृद्धि, तो ठीक उन्होंने है। ऑटो स्वीप को उन्होंने बोला 5.5%, और अगर एफडी करते हैं तो 7% सीनियर सिटीजन के लिए। और ये डिफरेंस वहां पर उन्होंने बताया 1.5% अप्रोक्स। ये तो 7% उन्होंने किस पीरियड के लिए बताया? जैसे उसमें 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 आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको एक, 444 डेज देखो के लिए, ऑब्वियसली, 444 डेज। हाँ, तो अब उसमें क्या है, जैसे एफडी का, जैसे मैं सिंपल, अभी सुबोध जी शायद बता रहे थे, तो सुबोध जी ने टर्म यूज किया मॉड का, तो आई गेस मॉड वाला जो टर्म है यूजुअली एसबीआई में होता है, जहां तक मेरे को ध्यान है। तो मॉड वाला जी बैलेंस में जी क्या होता है, आपकी मॉडिफाइड आपकी फिक्स डिपॉजिट का कंसेप्ट है। तो उसमें क्या है कि जैसे यूजुअली आप क्या बना के चल रहे हो, एफडीज बना के चल रहे हो, जब भी मेरा अमाउंट एक लिमिट लिमिट से ऊपर है, लेट से मैंने बोला कि यार 50,000 से ऊपर कभी भी मेरा बैलेंस है, तो मेरी एफडी बना दो उसने जी। 1000 हम एक स्पेसिफिक अमाउंट अपना, सॉरी स्पेसिफिक पीरियड ऑलरेडी इंस्ट्रक्शंस में दे देते हैं कि भाई मेरे को तो, आपने जैसे बोला 444 डेज का बोल दिया। जैसे अपने केस में, यूजुअली मैं अपने केस की बात बताऊं तो जनरली हम इस वाले पीरियड के लिए या इस तरीके के फंड्स के लिए हम बोलेंगे 365 इज सफिशिएंट, मतलब 365 डेज के लिए आप एफडी कर दीजिए मेरी, क्योंकि ये मेरा उस टाइप का फंड नहीं है जिसे मैं खुद से उठा के मैनेज जनरली नहीं कर रहा, या फिर मतलब मैक्स टू मैक्स मेरा 1 साल तक ही ऐसे पड़ा रहेगा, अदरवाइज मैं कहीं ना कहीं उसको यूटिलाइज कर लूंगा, या फिर मेरा इमरजेंसी फंड है तो मैं एक एक साल की एफडी में ही उसको रखना पसंद करूंगा। तो 1 साल का जो रेट होता है यूजुअली वो उसका देते हैं। बट हाँ, वो डिपेंड करता है बैंक टू बैंक, इट मे वेरी कि हाँ भाई अगर वो जो ऑफर कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली है। तो उसमें भी बेटर ऑप्शंस हैं हमारे पास, हम उनसे डिमांड कर सकते हैं कि भाई देखिए फलाना बैंक तो मुझे ज्यादा दे रहा है, तो मैं वहां क्यों ना करूँ, यहाँ क्यों करूँ। सिंपल एज दैट। तो ये तो हमें करना ही पड़ेगा, ये तो हमें चेक करना पड़ेगा कि मेरे को बेटर कहाँ पे मिल रहा है। नो डाउट, ऑब्वियसली मैं अपने बैंक बैंक को प्रेफरेंस दूंगा सबसे पहले, और बैंक के बाद ही हम, बट मेरा बैंक अगर मुझे बेटर देता है तो ज्यादा अच्छा है। सर अ, जी सर। सर मेरा इमरजेंसी फंड का 50% तो मैं गोल्ड में रखता हूँ, इसकी लिक्विडिटी जितनी शानदार है ना, जी, प्योर गोल्ड के रूप में, जी, जी। है ना? नहीं, तो नहीं, अच्छा सर, आप अपना गोल्ड, अच्छा प्योर गोल्ड के फॉर्म में रखते हैं, राइट? बट सर बिल्कुल गोल्ड का प्योर क्या गोल्ड। रहता है ना, हाँ गोल्ड का बस वही है, लिक्विडिटी अगर आपके पास है, आपको मालूम है उसकी लिक्विडिटी, इजीली आप इजीली लिक्विडेट कर सकते हो उसे, आपके नियर बाई ऑप्शन में वो है अवेलेबल, तो डेफिनेटली वो तो उससे अच्छा, वो भी आज की डेट में बहुत अच्छा वो है, आप उसे कर सकते हैं, बिल्कुल सर। बिल्कुल सर, 50% तो उसमें रखते हैं, और हम सभी के बैठे हैं, कोई ना कोई ज्वेलर्स अपने नजदीक सबका होता ही है। तो आप 2 ग्राम ले जाएंगे 20,000 मिल जाएगा, 3 ग्राम ले जाएंगे 30,000 मिल जाएगा, जितना आपके पास गोल्ड है उसमें से आप उसको, मैं समझता हूँ कि एफडी से भी ज्यादा अच्छी लिक्विडिटी, अगर बैंक बंद है कैश नहीं निकाल पा रहे तो गोल्ड तो कहीं भी बिक जाता है। तो बिल्कुल। उससे थोड़ा सा ये है कि एफडी से थोड़ा सा ज्यादा अच्छा रिटर्न मिल जाता है, 10 भी मिलता है, 12 भी मिलता है, 15 भी मिलता है। तो हम्म इमरजेंसी फंड जो है मेरा, जैसे 8 लाख का है, तो इमरजेंसी फंड में मैं 5 लाख का तो गोल्ड रखता हूँ सर, और 5 लाख का गोल्ड सर, इतना 50 ग्राम जी। हाँ सर, बहुत बढ़िया है आपका प्लान, बहुत अच्छा है, बट मैं उसमें सर एक चीज ऐड करूंगा, अगर अगर अफोर्डेबल है तो आप वो चीज कर सकते हो। आपका जो नॉर्मल फिजिकल गोल्ड है, आप उसको एज ए, मतलब वैसे रखिए कि वो लास्ट इमरजेंसी फंड बने। मतलब यूजुअली क्या होता है कि जैसे लेडीज के पास ज्वेलरी रहती है मैक्सिमम हमारे पास, हम उसे मतलब ब्रिक या कॉइन की फॉर्म में यूजुअली कम रखते हैं, राइट? तो हमारे पास जो गोल्ड होगा मोस्टली किसी ना किसी उसमें मेकिंग में होगा, राइट? तो उसके नहीं मेकिंग सर, चार्जेस। नहीं सर, नहीं, यही एक हम गलती करते हैं कि हम ऑर्नामेंट में ले लेते हैं। हमें कॉइन भी नहीं हम्म लेना और ऑर्नामेंट भी नहीं लेना सर। हम सबके राइट। ज्वेलर्स है, उनसे जाके कहें कि जिस गोल्ड से वो ज्वेलरी बनाते हैं वो गोल्ड दे दे, उसमें कोई मेकिंग करेक्ट, नहीं है। करेक्ट, करेक्ट, ग्राम करेक्ट, से करेक्ट। लेके आप जितना मर्जी ले सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल सर, वो बेस्ट रहता है, बट मैं वही बोल रहा हूँ कि जो यूजुअल नॉर्मली नॉर्मली क्या रहता है कि हमारे पास वो रहता है एडिशनल, अगर आपको ऑर्नामेंट में भी रखना है उसमें कोई बुराई नहीं है,
वो आप एज ए दोनों चीजें कर सकते हो। मतलब जो हमने अपनी बजटिंग की है या जो हमने अपने गोल सेटअप किए हैं, उसमें हम अपने टारगेट में एक अपना, मतलब आप उसे चाहे लग्जरी में ले लीजिए या अपने शौक में ले लीजिए, तो ऑब्वियसली उसमें भी आप वो चीज कर सकते हो कि भाई आपने वाइफ को कोई चीज गोल्ड का बना के दिया, आप उसे यूज भी कीजिए ना, क्यों क्यों नहीं कर सकते, क्यों नहीं करें, मैं वही बोल रहा हूँ। बट उसको एज एन एडिशनल लग्जरी वाले पॉइंट से रखें, हम उसको इन्वेस्टमेंट वाले उससे ना रखें। जो आपने रखा है वो बिल्कुल सही रखा है, आपने बिल्कुल रॉ फॉर्म में रखा है। अदर अदर वे जो उसका जो नॉर्मली मार्केट में रहता है, अगर आपके पास इजीली वो अवेलेबल नहीं है, आपको सेफ्टी सिक्योरिटी का इशू है, आप ऐसी जगह हैं, आपको लगता है कि यार मतलब वो है कि कैसे रखेंगे, क्या रखेंगे, कैसे रखेंगे, थोड़ा गोल्ड तो नॉर्मली हर कोई रखता है अपने पास, मतलब एक लिमिटेड क्वांटिटी में। और उसके अलावा आप जैसे दूसरा ऑप्शन जो रहता है वो रहता है गोल्ड ईटीएफ के फॉर्म में रहता है। तो वो आपको यूजुअली मतलब अच्छा उसकी लिक्विडिटी वही है, सेकेंडरी रहती है, उसकी उसकी लिक्विडिटी सेकेंडरी रहेगी, आपकी मार्केट खुलते ही आपको वो गोल्ड उसकी लिक्विडिटी आपकी एज इट इज आपको मिल जाएगी। सर, अच्छा एक चीज ये जानकारी चाहेंगे इस पर, गोल्ड की बातचीत करी तो गोल्ड के लिए हमें इन्वेस्टमेंट, अब सपोज दैट हमें 6 महीने के लिए अगर हमारे पास कोई फंड है जो 6 महीने के लिए हमारे पास है कैश में, तो उसका गोल्ड लेना हम्म। उचित है, या 6 महीने के लिए हमें फंड वो एफडी के रूप में डालना उचित? मैंने 6 महीने साल भर के लिए अगर हम कोई फंड हमारे पास एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है तो उसको हमें गोल्ड में यूज करना चाहिए, बेनिफिशियल है, या एफडी में डाल देना बेनिफिशियल है? सर अगर आपको पता है कि 6 महीने बाद वो होना है, तो आप उसको एफडी या उसमें ही रखिए। अगर आपको पता है कि फिक्स आपका खर्चा है, जनरल रूल तो यही कहता है। गोल्ड में डालने के लिए तो आप लॉन्ग टर्म वाला फंड यूज कीजिए, चाहे कम अमाउंट में कीजिए, अपने इन्वेस्टमेंट का एक प्रोपोर्शन गोल्ड में भी डालिए उसको, चाहे आप ईटीएफ की फॉर्म में, यूजुअली ईटीएफ की फॉर्म में, या जैसे सर ने बताया अगर आपको डायरेक्टली वैसे मिल जाता है और आप उसको होल्ड करने के लिए आपको लग रहा है कि घर में मैं आराम से रख सकता हूँ, कोई टेंशन नहीं है, सेफ्टी सिक्योरिटी की सब कुछ सही है, और लिक्विडिटी का भी कोई इशू नहीं है वैसे, तो वो वैसे कर सकते हैं। और मतलब जो नॉर्मली सेफ सेफ आज की डेट में जो कंसिडर किया जाता है वो रहता है गोल्ड। आप गोल्ड का ईटीएफ ले सकते हैं, गोल्ड के ईटीएफ में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो मार्केट रेट है वो हमारा ऑलरेडी उसके अकॉर्डिंगली आपको बढ़ेगा, तो गोल्ड का ईटीएफ रेट सर क्या बढ़ेगा हुआ? ही ये बढ़ेगा। ईटीएफ क्या हुआ? ईटीएफ ईटीएफ इज व्हाट इज ईटीएफ? ईटीएफ ईटीएफ सर रहता है इक्विटी ट्रेडेड फंड रहता है। मतलब इक्विटी मतलब जो मार्केट का जो आपका ट्रेड होता है, जो ट्रेड के उसमें रहता है, वो रहता है आपका। मतलब आप ये समझिए जैसे आप स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ऐसे आप गोल्ड के मनी में प्राइस में इन्वेस्ट कर रहे हैं बेसिकली। हेलो जी मैम। हेलो। हाँ जी सर, मैं ये पूछना चाहती हूँ, गोल्ड का ही सब्जेक्ट निकल रहा है, तो गोल्ड का जो बॉन्ड आता है गवर्नमेंट का, तो वो कैसा जी रहता है, किसके पास लेना रहता है? क्योंकि मैंने मैडम, मेरे गोल्ड का ब्रोकर बॉन्ड, है, मेरे हाँ, डीमैट गोल्ड का अकाउंट बॉन्ड है, उसको अभी कुछ गवर्नमेंट ने, अपडेट, हाँ, अब अभी गवर्नमेंट ने अभी वो डिसकंटिन्यू जो कर दिया मेरा है अभी गोल्ड के। ब्रोकर है हाँ ना। जी। हेलो। जी मैडम, बात पूरी कीजिए आप अपनी। हाँ, तो वो गोल्ड, जो गोल्ड का मेरा मतलब डीमैट का अकाउंट जो ब्रोकर करता है ना हैंडल, तो उसको मैंने जी पूछा, लेकिन उसको भी पता नहीं है ये, तो किसके पास लेना चाहिए ये? वैसा तो बैंक में भी मिल जाता है, पोस्ट में भी मिल जाता है, गोल्ड का जो बॉन्ड आता है ना। मतलब अभी जैसे कि किसी को ज्वेलरी नहीं चाहिए या रॉ गोल्ड नहीं चाहिए, जैसे हम लोग एफडी करते हैं, तो वैसा हमको जी हमको संभालने का भी टेंशन नहीं है, कुछ नहीं, लेकिन हमारा फंड सिक्योर रहता है। जी मैडम। तो वो कहाँ से लेना चाहिए, मुझे बता सकते हो? हाँ बिल्कुल मैडम, बिल्कुल, तो मैम उसी बारे में बात कर रहे हैं, वही वही चीज। सर म्यूट हो गया, म्यूट हो गया। म्यूट हो गया है सर आपका, अगर आप हैं लाइन पे तो। जी मैम, तो आपके जो गोल्ड के जो बॉन्ड्स है ना, गोल्ड बॉन्ड जो गवर्नमेंट ने हाँ। सोवरिन गोल्ड बॉन्ड डाले थे, अभी आज की डेट में अभी गवर्नमेंट अभी फिलहाल उसको नहीं निकाल रही है। मे भी हो सकता है आने वाले टाइम में डिसकंटिन्यू हो जाए। अभी मतलब अभी गवर्नमेंट फ्रेश एडिशन से निकाल रही है, अदरवाइज हर 6 मंथ में निकल रहे थे वो। जब से गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है तब से वो हर 6 मंथ में गवर्नमेंट उसका एक एक वेरिएंट निकाल रही है। अभी पिछले 6 महीने से आई आई डोंट थिंक कुछ 6 महीने हो गए, 6 महीने से भी ऊपर हो गया टाइम, लगभग मे भी हो सकता है साल भर हो गया हो। तो अभी गवर्नमेंट नहीं निकाल रही, अभी तो जो साल हो गए एग्जिस्टिंग ना। गोल्ड बॉन्ड है वही चल रहे हैं।
तो अभी उसमें जो बेस्ट ऑप्शन है वो आपका, आप या तो अगर म्यूचुअल फंड में कर रहे हैं तो म्यूचुअल फंड में भी गोल्ड के म्यूचुअल फंड भी है हमारे मार्केट में। और दूसरा, अगर आप शेयर मार्केट के थ्रू अगर डायरेक्टली करते हैं तो उस केस में आपके पास ये भी रहता है ऑप्शन, आप ETF भी कर सकते हैं जैसा मैंने बताया। म्यूचुअल फंड और दूसरा क्या है? ETF मतलब वही शेयर मार्केट में जैसे हेलो। रहता है नॉर्मली, हाँ। तो वैसे ही जैसे हम शेयर शेयर खरीदते हैं ऐसे ही गोल्ड की प्राइस हमारा जो डायरेक्ट मार्केट में चल रहा होता है उसके बेसिस पे हमारे को हाँ। ETF भी मिल जाता है। उसमें उसमें फायदा ये रहता है कि वो डायरेक्टली हमारा, जैसे नॉर्मली हम शेयर परचेज और सेल करते हैं तो वो डायरेक्टली हो जाता है। उसमें जनरली हमारा लॉक इन पीरियड वगैरह नहीं रहता। बॉन्ड में कई बार मतलब बॉन्ड वॉन्ड या वैसे रहेंगे तो उसमें हम हर चीज में थोड़ा बहुत वो रहता है। तो हाँ, अगर लॉक इन लिक्विडिटी के पीरियड पॉइंट से रखना है तो आप मतलब बेस्ट बेस्ट रहता है कि आप ETF में करिए, मतलब उसमें अदर चार्जेस कंपेरेटिवली सबसे कम हो। सर ये ETF का मतलब मुझे ETF का फुल फॉर्म बताइए ना। जी मैम, हेलो। जी बताइए। ETF का फॉर्म बताइए ना, फुल फॉर्म। इक्विटी ट्रेडेड फंड मैडम, ओके ओके, थैंक यू सर। जो इक्विटी में ट्रेड हो रहे हैं वो फंड इसको हम ETF बोलते हैं। तो ये आपके अलग अलग चीज ओके के आपको ETF होते हैं जिसमें आपका गोल्ड का भी ETF आपको मिल जाता है। तो वो इक्विटी में जैसे ट्रेड हो रहा है तो सेम सेम हाँ। नोट पे इसका भी ट्रेड हो जाता है मार्केट में। तो आपको ये भी इक्विटी ट्रेडेड फंड्स आपको इजीली मिल जाता है। तो इसमें क्या है कि ओके आपको कोई मेकिंग चार्जेस का, कोई GST का, किसी भी तरीके का कोई वो नहीं है। सिंपल आपका जो भी हाँ नॉर्मल जो ब्रोकरेज वगैरह रहेगी तो आपकी आज की हाँ डेट हाँ। में नॉमिनली रहती है, तो कंपेरेटिवली वो आपको हम्म, सबसे सबसे ज्यादा सस्ता पड़ता है कहने का ओके लिक्विडिटी। ओके ओके, सर ये रिटर्न भी क्या ज्यादा देता है? ये गोल्ड लेने से बेहतर क्या ETF लेना है? गोल्ड लेने से, हाँ मैं वही बोल रहा हूँ, सबसे बेस्ट ऑप्शन आपका ETF का ही रहता है। रिटर्न के पॉइंट से वही बात वही आ गई कि आपका डिडक्शंस वगैरह सबसे कम ETF में रहेगा, गोल्ड ETF में रहेगा। या फिर जैसे सर ने बताया, अगर आप बिल्कुल एज इट इज रॉ गोल्ड की फॉर्म में ले रहे हैं और आप उसे रख के स्टोर कर सकते हैं और उसको सेल भी कर सकते हैं, उसकी लिक्विडिटी भी है आपके पास इजीली, तो वो भी ऑप्शन। बट क्योंकि वो सबके लिए फीजेबल नहीं हो पाता, सब उसमें कंफर्टेबल भी नहीं होते, तो जो सेकंड बेस्ट ऑप्शन है नॉर्मली हम लोगों के लिए वो वही है कि आप अपना गोल्ड ETF में या फिर गोल्ड आप अपना म्यूचुअल फंड में भी ऐसे गोल्ड में इन्वेस्ट करें। सर क्वेश्चंस थे दो तीन। जी बताइए। हेलो। जी सर बताइए। सर क्वेश्चन ये था कि हाँ ये गोल्ड वाली जो आपने A4 वाली जो स्कीम बताई है वो डायरेक्ट परचेस, क्या इनके ऊपर GST एप्लीकेबल है? दोनों के ऊपर है या केवल जो डायरेक्ट परचेस कर रहे हैं उसके ऊपर है? सेकंड ये है कि गोल्ड SIP अभी इंडिया में कौन प्रोवाइड कर रहा है, मतलब कौन सी कंपनी कर रही है अगर हम गोल्ड काफी SIP की सारे, शेप में लेना चाहते हाँ हैं? हाँ। SIP अगर आप करेंगे तो बहुत सारी कंपनी करवा रही है SIP भी। आप देखोगे बहुत बड़े बड़े और थर्ड प्लेयर्स हैं। क्वेश्चन में मैं एक और बता दे रहा हूँ कि जो गोल्ड SIP है उसी तरीके की यदि अम, अ, कई लोगों का सफेद धातु के ऊपर ज्यादा रहता तो प्लेटिनम या सिल्वर, क्या इसकी भी SIP कहीं पे अवेलेबल है? सर और सिल्वर, GST एप्लीकेबल है या नहीं है, ये वाला चीजें जानकारी। सर सिल्वर, हाँ सिल्वर वगैरह की भी आप SIP वगैरह कर सकते हैं। गोल्ड सिल्वर मतलब ये तो नॉर्मल कमोडिटी है। प्लैटिनम वगैरह की मैंने देखी नहीं इस तरह की अभी। मैं चेक कर लेता हूँ प्लैटिनम की अभी इस तरीके से डायरेक्ट हो गए हैं प्लैटिनम की इस तरीके से, ठीक है। और आपका GST जो आप अगर डायरेक्टली ट्रेड कर रहे हैं या फिर म्यूचुअल फंड्स वगैरह में, तो वो आपका जैसे म्यूचुअल फंड में तो जो म्यूचुअल फंड के चार्जेस हैं आपके वो लगे। और जो आपके अगर आप ETF की फॉर्म में ले रहे हैं तो आपका जो जो आपका ब्रोकर जो भी उसके जो ब्रोकर चार्जेस कोई, तब उसमें जो भी अगर ब्रोकिंग चार्जेस में जो GST लग रहा है वो लग रहा है। स्पेसिफिकली आपकी वैसे परचेज नहीं लग रहा क्योंकि आप कुछ अलग से नहीं, तो नॉर्मल GST या नॉर्मल चार्जेस जो आपके वैसे लगेंगे सर्विस चार्ज। और तो सर स्पेसिफिकली मुझे वैसे गोल्ड या सिल्वर पे नहीं, हाँ, वो मुझे आपके सिल्वर तब SIP लगेंगे। हाँ SIP जब पे मैं भी नहीं उसकी लगेंगे, SIP। ओके
मैं सिल्वर एसआईपी मुझे कहीं भी किसी भी कंपनी की नहीं मिल पाई है। गोल्ड एसआईपी जरूर मिली है कुछ जगह पे। और दूसरा, आप एज ए सीए क्या सजेस्ट करते हैं एज ए फाइनेंस एडवाइजर? गोल्ड और सिल्वर में मुझे कोई चीज चुनना है तो कैसा क्या होना चाहिए? सर मैं तो बोलूंगा थोड़ा थोड़ा दोनों में करिए आप। ओके सर, ठीक है। आप तो मुझे सिल्वर प्रपोर्शन प्रपोर्शन आप डिसाइड कर सकते हो। कई 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 कंपनी देखो, अब वही है कि आपका अलग अलग यूटिलाइजेशन भी क्या है। अगर आप जैसे चांदी है, जैसे सिल्वर है, मेजरली सिल्वर का तो क्या है कि कई, जैसे हम लोग घरों में भी बहुत यूज करते हैं, इवन छोटे बच्चों के लिए भी काफी यूज होता है। अगर आपने देखा होगा नॉर्मली रिचुअल्स में यूज होता है, कई चीजों में यूज होता है, घर में वैसे यूज होता है। तो आप उसको वैसे भी यूज कर सकते हैं। अगर आप अपना सिल्वर वैसे भी एक्यूमुलेट कर लेते हैं तो वो वैसे भी बेटर है। गोल्ड को कंपेरेटिवली हम लोग या तो वियरिंग के लिए यूज करते हैं या फिर वैसे, बट चांदी कंपेरेटिवली वैसे भी यूज होता है। तो उस तरीके से भी आप यूज लेते हैं, ले सकते हैं मेरे हिसाब से। मैं यहाँ पे दोनों चीजों के लिए जो सैनी जी ने बताया था उस चीज से सहमत हूँ, मेरा खुद का विचार से। हम लोग मतलब कॉइन शेप में या वैसे वाले किसी शेप में लेकर के रखना चाहते हैं उसको, ताकि वो 100% प्योरिटी के साथ 999 के आधार पे निकले। और सिल्वर अगर अपन कोई ऑर्नामेंट के शेप में रखते हैं ना, तो वो तो रिटर्न के समय में 60% से ऊपर नहीं मिल पाता। गोल्ड के केस में 80% तक के चले जाता है। इसलिए जो तरीका उन्होंने जो बताया था, जैसे पहले AR बाय गोल्ड वगैरह आते थे, वो भले 1 ग्राम के, 2 ग्राम के, 5 ग्राम, 10 ग्राम, अब या जिसकी जो कैपेसिटी है उस आधार पे ले। और जो फ्लक्चुएशन देखते हुए गोल्ड ज्यादा ग्रोथ देने की क्षमता रखता है या सिल्वर? कंपैरेटिवली देखिए गोल्ड ज्यादा बेटर है वैसे देखा जाए तो। सर मैं बताऊं थोड़ा, मैं पिछले 25 साल से इसी लाइन में हूँ सर। जी अरुण सर बताइए। जी जी सर, गोल्ड और सिल्वर का रेशो लगभग बराबर है। सन 2004 में गोल्ड का भाव था 5500 रुपए और चांदी का भाव था 6200 रुपए। आज दोनों 1 लाख के आसपास हैं, तो कहीं भी इन्वेस्ट कीजिए। बस ये है कि जहां पे आपको 10 ग्राम गोल्ड रखना पड़ेगा, वहां पे आपको 1 किलो चांदी रखनी पड़ेगी। तो वो रखने के लिए थोड़ी सी दिक्कत वाली बात है। और बाकी कभी भी इन्वेस्ट करें तो गोल्ड में करें, चांदी की बजाय। इन्वेस्टमेंट हमेशा गोल्ड में बेहतर रहता है। चांदी इंडस्ट्री में इस्तेमाल होती है, 70% तो चांदी इंडस्ट्री में इस्तेमाल होती है, और इंडस्ट्री कब ऊपर नीचे जाती है चांदी, उससे बड़ा फ्लक्चुएट होता है चांदी का भाव। ओवरऑल यही देखते हैं कि पिछले 25 साल में सोना और चांदी लगभग बराबर रेट में बढ़ा है, परसेंटेज के हिसाब से देखें तो। थोड़ा चांदी कमी है, सिल्वर जो है लगभग 200% के करीब बढ़ गया पिछले 20 साल में। और चांदी जो है वो लगभग 130-140% के करीब बढ़ा है। और गोल्ड भी ले आप सर, तो अपने ज्वेलर्स के पास जाएं, उससे कहें आप बिटूर दे दे मुझे। एक शब्द है बिटूर। अगर बिटूर से सोना लेते हैं तो जो भाव होगा उससे 100-200 रुपए 10 ग्राम के ऊपर वो फालतू लेंगे, और जब बेचने जाएंगे तो 400 रुपए नीचे लेंगे। तो जो मेकिंग 20 से 25% जाती है वो नहीं देनी पड़ेगी आपको इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप, और फिर एक चीज और है, अब तो सीए सर बैठे हैं, 2 नंबर का पैसा जितना मर्जी लगाओ, चिंता क्या है। नहीं सर, अब तो वो वाइट के ही काम करना ज्यादा बेटर है ना। और हम लोग तो रिटायर्ड पर्सन है, तो उस हिसाब से ऑफिशियल जो चीज आ रही है तो टैक्स दे करके ही लेना ज्यादा बेटर है। और हम लोग पर्टिकुलर हमारा व्यूज है वो जो उसमें जैसे आते हैं ना, जैसे पहले आते थे आईसीआईसी बैंक के, या सिल्वर में एमएमटीसी के बार आते थे, तो वो उस चीज को ज्यादा प्रेफर करते थे, या अशरफियां आती थी। अब तो खैर वैसा वाला समय नहीं रहा, बट वो उस चीज को बेटर मानते थे हम लोग कि वो 100% प्योरिटी के साथ में निकल जाया करता है। सर गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट करना कैसा रहेगा? गोल्ड बॉन्ड अभी देखो गवर्नमेंट वाले तो बंद हो गए हैं, अभी पुराने ही चल रहे हैं मार्केट में, गवर्नमेंट वाले तो नहीं है। बाकी आप गोल्ड के म्यूचुअल फंड्स वगैरह ले सकते हैं। नहीं, क्या गोल्ड बॉन्ड को सही चीज पूछ रहे हैं विकास जी? क्या इस समय अगर कोई लेना चाहे तो उनको हायर रेट के ऊपर मिल सकते हैं क्या वो किसी हाँ को? वो मिल जाएंगे क्योंकि जो एग्जिस्टिंग है वो उनकी भी सेल परचेज तो हो ही रही है मार्केट। अच्छा, मतलब ट्रांसफर कराना होगा ऐसा? ओके। बट गवर्नमेंट से जैसे जो फ्रैक हम ले रहे हैं, तो वो अभी गवर्नमेंट अभी फिलहाल अभी काफी टाइम हो गया, गवर्नमेंट ने अभी नहीं किया है। गवर्नमेंट
बहुत अच्छी स्कीम थी गोल्ड बॉन्ड की, क्योंकि टेम्पररी फंड उसी के ऊपर 24 घंटे भी नहीं लगते थे, 12 घंटे में डिपॉजिट करके 70% तक के उसके ऊपर लोन भी मिल जाया करता था। और सर गवर्नमेंट 2% एक्स्ट्रा दे रही थी उसके ऊपर। हाँ, उस समय लॉन्ग टर्म पे 2% एक्स्ट्रा दे रही थी। एज ए सीए सर उस चीज को आप करवाओ ना, कम से कम कंज्यूमर को फायदा रहे, ऐसा गोल्ड बॉन्ड फिर से आ जाए। नहीं सर, तो ऐसा देखिए ही हमारी तरफ से, देखिए हमारी तरफ से इसी तो मार्च में रिकमेंडेशन बहुत ज्यादा है। बंद हुआ है, वो भी इस वजह से कि गोल्ड का रेट बहुत ज्यादा हाई हो गया। नहीं देखो गवर्नमेंट को गवर्नमेंट की जो पॉलिसी बनती है ना, डिफरेंट डिफरेंट उसको बनती है। जैसे हमारे की रिकमेंडेशन जाती है, इंडस्ट्रीज की रिकमेंडेशन जाती हैं, कि जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनकी रिकमेंडेशन जाती हैं। हमारी एज जैसे हमारे ये वाले प्रॉपर जैसे लोग हैं, हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव उनके पास जाती हैं, हमारी हम अपनी चीजें उनके पास भेजते हैं, जो डे टू डे वाली चीजें होती हैं वो फिर कंपाइल करते हैं, वो रिकमेंडेशन गवर्नमेंट के पास। प्रदीप सर आपका आवाज नहीं आ पा रहा है क्लियर। सर प्रदीप सर वॉइस नहीं आ रहा है आपका, वॉइस। हेलो, यस सर, वॉइस इज नॉट क्लियर। प्रदीप सर उस समय आपका वॉइस क्लियर नहीं था। हाँ अभी आ रहा है आपका वॉइस। ओके। हाँ जी, हाँ तो जी। मैं वही बोल रहा हूँ हमारी हमारी तरफ से भी क्या होता है कि रिप्रेजेंटेटिव्स वगैरह हमारी CEOs की तरफ से भी वो सारी चीजें गवर्नमेंट को सारी चीजें शेयर करते हैं कि ये चैलेंजेस हैं, ये प्रॉब्लम्स है और यहाँ पर हमें सॉल्यूशन चाहिए। अल्टीमेटली गवर्नमेंट को ये देखना होता है कि पर्टिकुलर गवर्नमेंट उसके अकॉर्डिंगली अगर सब तरफ से आती है तो गवर्नमेंट उसके ऊपर एक्शन लेती है। जैसे जैसे ये टैक्स स्लैब वगैरह भी रिसेंटली जैसे गवर्नमेंट ने बढ़ाई है, ये हम काफी टाइम से रेगुलरली बेसिस पे चल रहा है, बहुत लंबे टाइम से चल रहा है। मतलब आप सभी को पता ही है, मतलब जनता की तरफ से कितनी रिकमेंडेशन आ रही है और वो जनता जनरली ये लखनऊ इतना टीम नौजवे गया बैठ कर सॉरी ठीक है सर, आगे बढ़ाते हैं डिस्कशन को। तो हमारा इन्वेस्टिंग लेके इंश्योरेंस तक हमारा जो है सारी चीजें हमें एक जगह पे अगर मैनेज करनी है तो हमारा इन्वेस्टमेंट में जैसे मेजरली हमने देखा कि SIP हमारे पास है, म्यूचुअल फंड में, शेयर मार्केट में अगर आप कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। गोल्ड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास इंश्योरेंस वगैरह के ऑप्शन जैसे मेजरली हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे पास लाइफ इंश्योरेंस होना चाहिए, हमारे पास हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए, टर्म प्लान हमारे पास लाइफ इंश्योरेंस भी है। बट लाइफ में कई बार क्या होता है, लाइफ इंश्योरेंस में कई बार लोग यूलिप और दूसरे मार्केट लिंक प्लान भी हो जाते हैं। तो टर्म में हम बात करते हैं तो प्योर आपका प्योर लाइफ को ही सिक्योर करता है, उसमें कुछ इन्वेस्टमेंट वाला कुछ फैक्टर नहीं रहता। तो कंपेरेटिवली आपका इंश्योरेंस का जो अमाउंट होता है वो बड़ा रहता है और आपका इन्वेस्टमेंट उसके कंपैरिजन में काफी कम रहता है। तो लाइफ वाला वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है सर, वॉइस ब्रेक हो रहा है आपका। यस सर, बहुत दिक्कत हो रही है। हेलो हेलो, वॉइस क्लियर है अभी? यस सर, क्लियर है अभी। हाँ सर। इस समय क्लियर है। तो वही डिस्कस कर रहे थे कि आपके इंश्योरेंस में हमारे पास ऑप्शंस रहते हैं। लाइफ में यूजुअली क्या है कि आपका यूलिप बेस्ड भी रहता है, कई बार प्लान्स रहते हैं लाइफ इंश्योरेंस। बट जब हम बात करते हैं लाइफ के अंदर भी प्योर टर्म इंश्योरेंस की, तो वो आपका प्योर लाइफ इंश्योरेंस उस सेंस में रहता है। तो कंपैरेटिवली हमें थोड़ा सा रीजनेबल भी पड़ता है और हमारे जो गोल है, अल्टीमेट जो गोल है हमारा हेल्थ और टर्म का, जो फैमिली को टोटली सिक्योर करने के लिए है। लाइफ कहीं ना कहीं लाइफ में हमारा इन्वेस्टमेंट का फैक्टर भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो जाता है। लाइफ वाले कई प्लान ऐसे भी हैं, तो वो चीज हमें देखनी रहती है।
तो यही रहता है अपना। और इसके अलावा हमारे पास फिर अपना लोन्स वगैरह है, हमारा लोन, टैक्स और रिटायरमेंट प्लानिंग। हम अपने लोन्स को कैसे प्लान कर रहे हैं, हम अपने टैक्स को कैसे प्लान कर रहे हैं, अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग कैसे कर रहे हैं, ये फिर हमारी प्लानिंग का अगेन पार्ट रहता है। सर एक क्वेश्चन पूछो, सर लाइफ एंड टर्म में वो हाँ। दोनों तो सेम है ना सर, टर्म इंश्योरेंस और लाइफ? नहीं, अब मैं वही बोल रहा हूँ ना, वही मैं बोल रहा हूँ, लाइफ और टर्म में देखो क्या है कि टर्म में स्पेसिफिकली टर्म टर्म प्लान जो रहता है ना, वो आपका प्योर लाइफ का रहता है। लाइफ इंश्योरेंस के नाम पे अभी आपको कई क्या कंपोजिट प्लान भी मिलते हैं, जिसमें यूलिप्स वगैरह भी रहते हैं। मतलब उसमें क्या है, यूनिट लिंक प्लान भी रहते हैं, मतलब उसमें आपका नो डाउट आपकी लाइफ भी कवर्ड होती है, बट उतना कवर नहीं रहता। तो अपने को ये देखना पड़ेगा कि टर्म प्लान अपना नॉन लिंक्ड वाला रहे, या लाइफ प्लान जो भी आप ले रहे हो अगर वो नॉन लिंक्ड वाला है तो वो आपका प्योरली लाइफ को कवर कर रहा है। अगर आप दोनों चीजें ले रहे हो तो इसीलिए लाइफ के लिए जो लाइफ के कई कई प्लान ऐसे नॉर्मली लाइफ इंश्योरेंस वाले रहेंगे, उसमें टर्म वगैरह नहीं मेंशन होगा, बट वो क्या है कि आपकी लाइफ को अच्छा खासा एक कवर दे रहे होंगे, बट उसके साथ आपको रिटर्न वगैरह और वो सारी चीजें दे रहे होंगे। तो आप मतलब ऐसे समझेंगे उसे कि आपको रेगुलर इंटरवल पे कुछ दे रहे हैं या कुछ फिक्स्ड अमाउंट दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो अमाउंट कहीं ना कहीं इन्वेस्ट हो रहा है। अभी कुछ ऐसे प्लान भी आ गए हैं जैसे टर्म में भी आ गए हैं, इवन दो दे आर गिविंग द रिटर्न कि भाई आपका वो रहता है, बट अगेन वो उतना रेलिवेंट रहता नहीं उस पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि उसमें कॉस्टिंग आपकी वही कहीं ना कहीं आपका इंश्योरेंस बढ़ मतलब प्रीमियम बढ़ जाएगा और उस तरीके से। तो प्योर आपका जो टर्म प्लान है इट्स समथिंग लाइक जैसे हम नॉर्मल अपना कार का इंश्योरेंस ले रहे हैं और समथिंग लाइक दैट, कि अगर कुछ चीज आपकी लाइफ को कुछ ऐसा थ्रेट होता है जो भी आपने कवर लिया है तो आपको प्योरली रिटर्न अच्छा मिलेगा। और लाइफ वाला इसलिए थोड़ा सा लाइफ में कई बार कंपोजिट प्लान भी हमें मिल जाते हैं। ओके ओके। ओके, तो बेसिकली अब प्लानिंग, जैसे अब हम इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे थे, तो इन्वेस्टमेंट में हमें क्या है कि हमें अपना वही ये टर्म आई गेस हम सभी सुनते हुए आ रहे हैं कि हमें जल्दी स्टार्ट करना चाहिए। क्यों स्टार्ट करना चाहिए? ताकि हमारा पैसा काम करे हमारे लिए, हमारे हमें पावर ऑफ कंपाउंडिंग मिले। हमें जल्दी स्टार्ट करने से, जल्दी से इन्वेस्टेड रहने से हमें कितना बेनिफिट रहता है। तो अभी एक पॉपुलर टर्म आई गेस जो हम सबको पता है, वो जो शायद काफी सारे लोग हम में से इन्वेस्ट कर भी रहे होंगे और पहले बहुत पॉपुलर था, आज की डेट में भी है, बट अभी कंपैरेटिवली थोड़ा सा कम हो गया है। तो उसमें भी एक बहुत अच्छी प्लानिंग है। जैसे आप में से कई लोगों ने शायद पीपीएफ लिया होगा, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। तो वो भी इन्वेस्टमेंट का बहुत तगड़ा टूल है प्रैक्टिकली देखा जाए तो। तो उसमें क्या है कि आप जैसे 15 इयर्स का हमारा लॉक इन पीरियड है, नो डाउट अच्छा खासा पीरियड है, बट 15 इयर्स के बाद असली काम 15 इयर्स के बाद स्टार्ट होता है उसमें। तो अगर हमने अर्ली स्टार्ट कर दिया और पीपीएफ ले लिया तो हमारे पास 15 इयर्स के बाद उसे 5 इयर्स में उसको इंक्रीज करने का ऑप्शन रहता है। आप उसे एक्सटेंड कर सकते हैं 5 इयर्स के लिए। तो उसमें उसमें भी दो ऑप्शन है हमारे पास कि विद कंट्रीब्यूशन आप एक्सटेंड कर सकते हो और विदाउट कंट्रीब्यूशन भी आप एक्सटेंड कर सकते हो। तो अगर आप विदाउट कंट्रीब्यूशन करते हैं तो आप उसमें से अनलिमिट मतलब जो भी आपका फंड्स है उसमें से आप काफी अपना, उसमें कोई लिमिट नहीं है कि आप कितना विड्रॉ करना चाह रहे हो बीच में, और बाकी को कंटिन्यू करिए। क्योंकि अब आपके पास अगर फंड अच्छा खासा है और अगर आप उसमें कंट्रीब्यूशन जारी रखते हैं तो उसमें आई गेस 60% का अभी गवर्नमेंट के हिसाब से चल रहा है कि 60% ऑफ टोटल फंड फिर आपका वैसे आप वो निकाल सकते हैं। लेकिन वो आपका बेटर कंपाउंडिंग करना स्टार्ट कर देता है 15 इयर्स के बाद। जैसे आप उसे 5 इयर्स में बढ़ा रहे हैं तो आप ये सोचिए कि आपका जो भी फंड है अब वो आपको उसी रेट पे बढ़ रहा है, नॉर्मल और सेफ एंड सिक्योर है, सबसे बड़ी बात ये है। तो वो एक एग्जाम्पल बहुत बेटर है, मतलब कंपाउंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। पीपीएफ में जनरली हम लोग एक्सपेक्ट करके चलते हैं कि बहुत ज्यादा रिटर्न नहीं दे रहा है, क्योंकि 7.1 का आज की डेट में रिटर्न चल रहा है। तो दैट इज नियरली गवर्नमेंट की जो गवर्नमेंट का जो रेट है अपना इन्फ्लेशन का, उसके आसपास ही कहीं है। गवर्नमेंट का ऑफिशियल रेट ही 6 के अराउंड कहीं है इन्फ्लेशन का, और वो 7 पॉइंट समथिंग दे रहा है, और प्रैक्टिकल रेट भी अराउंड कहीं 7-8 का है ही रियलिटी में। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो हम काफी टाइम से डिस्कस कर रहे थे। ये पर्सनलाइज प्लानिंग हमारी रहेगी, क्योंकि हर किसी का अलग अलग सिनेरियोज रहता है, एवरीवन इज यूनिक।
तो हर किसी के गोल्स भी यूनिक होंगे, हर किसी की हमारी टाइमलाइन अलग रहती है, हर किसी की रिस्क कैपेसिटी जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं ज्यादा रिस्क ले सकता हूँ, मे भी हो सकता है मैं हर तरफ से सेफ हूँ, हर चीज मैंने अपनी सिक्योर कर रखी है, तो मैं आज की डेट में बड़ा रिस्क ले सकता हूँ, मेरे पास मतलब काफी सारे फैक्टर्स हैं, एज फैक्टर है, डिफरेंट फैक्टर्स हैं, तो मैं रिस्क कैपेसिटी मेरी बहुत ज्यादा है। मे बी अनदर पर्सन जो हमारे साथ कोई भी है आज की डेट में, तो हो सकता है उनकी रिस्क कैपेसिटी आज की डेट में उतनी ना हो, उनकी टाइमलाइन उनको उतनी ज्यादा लंबी नहीं रखनी, उनके गोल्स डेफिनेटली डिफरेंट हो सकते हैं, होंगे ही होंगे, कुछ गोल्स हमारे कॉमन भी हो सकते हैं, तो डिपेंड करता है। तो ऐसा नहीं है कि एक प्लान अगर मेरे फ्रेंड ने लिया है, इवन मतलब सेम एज ग्रुप का है, सेम अर्निंग है, तभी भी कई बहुत सारे केसेस में हमने खुद ने देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा, तो जरूरी नहीं है कि सेम प्लान हम दोनों के लिए, एक ही प्लान दोनों के लिए फिट होगा। तो रियल लाइफ के एग्जांपल्स लेंगे तो मतलब रियल लाइफ में मेरे कई क्लाइंट्स हैं जिनके डिफरेंट सेम सेम एज ग्रुप है, सेम अर्निंग है, सेम सब सब कुछ है, ऑलमोस्ट लाइफस्टाइल भी सेम है, बट स्टिल दोनों की रिस्क एपेटाइट अलग है, दोनों के गोल्स अलग हैं, क्योंकि दोनों का फैमिली स्ट्रक्चर अलग है, फैमिली की कंपोजिशन अलग अलग है, लेट्स से किड्स और पेरेंट्स और उन सबका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी और वो चीजें वो टोटली अलग हैं, तो उनके इन्वेस्टमेंट और इनके जो फ्यूचर प्लान हैं वो टोटली डिफरेंट है, प्रायोरिटीज टोटली डिफरेंट है, तो उनके अकॉर्डिंगली उनके अलग अलग प्लान ही काम करते हैं, उनके स्पेसिफिक प्लान ही काम करते हैं पर्टिकुलर। तो हम बेसिकली क्या है कि हम किसी का प्लान, मेरा फ्रेंड कर रहा है, ये चीज कर रहा है तो मैं कर लूं, मतलब वो कई केसेस में काम करेगा बट कई कई केसेस में नहीं भी करेगा, मतलब कभी कर भी सकता है, बट डेफिनेटली अपना हर किसी का एक यूनिक प्लान होना चाहिए अपनी रिक्वायरमेंट और अपनी उसके अकॉर्डिंग। सर जोशी सर, एक क्वेश्चन था मेरा पीपीएफ के रिगार्डिंग। जी अगर जी सर। मैंने पीपीएफ अकाउंट खोल रखा है बट मैं काफी सालों से उसमें पैसे मैंने नहीं डाले, तो अभी मैंने डालना स्टार्ट किया है, तो जी इज इट पॉसिबल कि मैंने जो पीछे नहीं डाला वो मैं अब डाल सकूं अमाउंट, या 1.5 लाख रुपए फिक्स है साल का? नहीं सर, वो 1.5 लाख रुपए फिक्स है साल का, आप उससे ज्यादा नहीं डाल सकते। हाँ, ठीक है भाई, ठीक है, मैं वही पूछ रहा था आपसे। जी 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 जी। तो अब आप उसमें 1.5 लाख रुपए डाल सकते हैं, और द बेस्ट प्लानिंग इज, अभी क्योंकि आपने पीपीएफ का बोल दिया, तो पीपीएफ में फिर अभी अगर हमें इन्वेस्टमेंट करना है तो बेस्ट थिंग इज कि आप 5, हाँ 5 तक आप इन्वेस्ट कर लीजिए, 5 तारीख तक किसी भी महीने की अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको उस मंथ का पूरा इंटरेस्ट मिलेगा। अगर आप 5 के वो तो बाद पता है से, सर। हाँ वो पता है, बट मैं वही इसीलिए रिपीट कर रहा हूँ, हम हम्म, जैसे कई लोगों के लिए नई चीज हो या शायद मिस हो जाती है, कई बार 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 बोलने से याद आ जाती है चीजें, हम्म, तो थोड़ा बेटर रहता है। और द बेस्ट इज कि आप हो सके तो जितना जल्दी, अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपके पास है तो बेस्ट वे इज कि आप स्टार्टिंग में ही डाल दें, अप्रैल में ही डाल दें, अप्रैल 5 तक ही 1.5 लाख रुपए एक साथ ही डाल दें, अगर है कैपेबिलिटी तो डालिए, नहीं तो कोशिश करिए उसको जितना जल्दी डाल देंगे उतने मतलब उतना ज्यादा आपको एक्यूमुलेट करने के लिए मिलेगा। एंड द बेस्ट प्लानिंग इज कि आप इनिशियल ईयर्स में जितना ज्यादा डालेंगे वो आगे के सालों में आपको उतना ज्यादा पे करेगा, और बट ऑब्वियसली भी है कि आपके आगे सेविंग कंपेरेटिवली कम होंगी, तो धीरे ठीक है। धीरे। अप्रैल में, अगर आप अप्रैल में 1 पॉइंट मतलब आप कह रहे हो 1.5 अप्रैल में डाल देते हैं तो ऑब्वियसली 1.5 का इंटरेस्ट मिलेगा ना पूरे साल? हाँ पूरे पूरे साल का आपको इंटरेस्ट मिलेगा, पूरे 12 महीने का मिलेगा, करेक्ट। बट फिर अकॉर्डिंगली वो आप अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंगली ब्रेक कर सकते हैं, 1.5 लाख डालना है या कितना डालना है, या ब्रेक करके कितना कितना डाल सकते हैं, जैसे ऑब्वियसली। जैसे आता है वैसे डाल सकते हैं। अनदर अनदर बेस्ट स्कीम इज की फॉर डॉटर, सुकन्या समृद्धि अगर है तो वो और भी बेटर है। तो मतलब मैं तो सिंपली उसको इस तरीके से डी कोड करता हूँ कि फॉर सन इट शुड बी पीपीएफ, मतलब सन का अलग खोल सकते हो, आप अपना भी खोल सकते हो और वाइफ का भी खोल सकते हो, राइट। ठीक है। लेकिन लेकिन सन सन वाले में एक ही बंदे को डिडक्शन मिलेगी, हस्बैंड या वाइफ में से एक ही बंदे को मिलेगी, मतलब 3 नहीं मिलेंगी फिर आपको, क्योंकि सन की अलग से आईटीआर नहीं जा रही है, तो सन वाले हम्म, की डिडक्शन के लिए आपको कोई 1.5 लाख का बेनिफिट अलग से नहीं मिलेगा, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। और डॉटर के लिए तो आप एसएसवाई कर सकते हो, एसएसवाई में भी सेम रूल आपका काम करता है, अगर आपके पास है फंड तो बेटर कि आप पहले महीने में ही सारा कर दें,
और अगर नहीं है तो जितना जल्दी करते हैं, क्योंकि एसएसवाई तो और ज्यादा एक्चुअली ल्यूक्रेटिव है अभी आज की डेट में, तो टिल डेट तो उसमें अच्छा खासा इंटरेस्ट और गवर्नमेंट दे रही है, पीपीएफ के कंपैरिजन में भी अच्छा खासा उसका रिटर्न है। तो वो समहाउ सर नियर दोनों में नियर कितने टू, मंथ, हाँ नियर टू पीएफ दोनों में के। सर कितने ईयर तक जमा कर सकते हैं, मतलब कितना सर? कितने सालों तक जमा कर सकते हैं? किसमें? ये चाहे पीपीएफ हो चाहे ये सुकन्या हो। पीपीएफ सर 15 ईयर्स तक आपका मिनिमम रहता है। 15 ईयर्स के बाद आप उसे आप बढ़ा सकते हैं 5-5 साल के लिए। अगर आपको 15 साल के बाद नहीं चाहिए फंड तो आप उसे 5-5 साल के लिए फिर बढ़ा सकते हैं। वही मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपको नहीं चाहिए तो वो बेस्ट रहता है, वो बेस्ट आपका कंपाउंडिंग फैक्टर का आपको इफेक्ट मिलता है अगर आप उसे एक्सटेंड करते जाते हैं। और आप उसमें से विड्रॉ भी कर सकते हैं अगर आपको कुछ रिक्वायरमेंट है, तो जितनी आपकी जरूरत है पूरा ना विड्रॉ करके बाकी को कंटिन्यू कर लें, तो वो बेस्ट बेस्ट प्लानिंग आपकी वैसे रहती है पीपीएफ। और सुकन्या का तो गवर्नमेंट ने ऑलरेडी मॉड्यूल दिया हुआ है ना कि आपको इतने साल तक जमा करना है, 18 तक उसमें डिपॉजिट है, उसके बाद आप 15 या 18 तक है, और वो फिर 18 से आपका विड्रॉल आपका स्टार्ट हो जाता है उसमें। ओके। तो वो तो हम डबल भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब अगर मेरे को एडिशनल करना है तो जरूरी नहीं है कि बेटी के लिए सिर्फ एसएसवाई लेना है, आप उसके लिए भी पीपीएफ भी ले सकते हो, अगेन उसके नाम से भी ले सकते हो। कहने का मतलब ये है, अपना तो आपने अकाउंट खोला ही है, उसका भी खोल सकते हो, नो डाउट उसमें बेनिफिट नहीं मिलेगा आपको, बट हाँ आपकी सेविंग हो गई। और पर्टिकुलरली अगर आपने उसके नाम से, वैसे भी आप उसको सेफ सेफ इन्वेस्टमेंट और उसके पॉइंट ऑफ व्यू से और रेगुलर इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो एक बेटर ऑप्शन हो सकता है। तो लगभग हमने अपनी सारी हाई लेवल पे अपनी प्लानिंग वाली चीजें डिस्कस कर ली कि क्या क्यों और कैसे हमें रखना चाहिए अपना। तो हमारे स्टेप्स को थोड़ा सा मोटा मोटा समराइज कर लेते हैं कि हमारा क्या रहता है कि हमें सबसे पहले अपने फाइनेंशियल गोल्स अपने सेलेक्ट करने पड़ते हैं, फिर हमें अपना मेरा डेटा। मेरा एक क्वेश्चन है। हेलो जी सर। सर, गोल्ड कॉइन का कुछ मेकिंग चार्ज रहता है? गोल्ड कॉइन का रहता है सर, चार्जेस लेते हैं। आप प्लेटफॉर्म से लेंगे तो जीएसटी वगैरह रहता है और मेकिंग चार्जेस भी लेते हैं। जी जी। कभी कभी रहता है कि कोई स्कीम चल रही होती है किसी प्लेटफॉर्म पे, आपको दिख जाएगी, कुछ वो वेव ऑफ कर देते हैं, कभी जीएसटी या कभी कुछ, वो मतलब वो एक्सक्लूसिव स्कीम कभी स्पेसिफिक ओकेजन पे चला लेते हैं, तो वो भी रहता है। इवन गोल्ड के अगर आपके पास अगर कुछ भी नहीं है, किसी को कुछ नहीं समझ में आ रहा, तो कई मतलब प्लेटफॉर्म ऐसे हैं कि वो इन्वेस्ट करवाते हैं कि आपको गोल्ड में इन्वेस्ट कराते हैं, बट हाँ वहां पर एक्चुअली चार्जेस लगते हैं, इसीलिए मैं वो बता नहीं रहा हूँ, क्योंकि वो कई लोग शायद यूज भी कर रहे होंगे। आज की डेट में कई हैं, गुल्लक हैं, कई ए बी सी करके कई कई हैं, बट उसमें क्या है कि मेकिंग चार्जेस और जीएसटी लग जाते हैं उन प्लेटफॉर्म। तो कौन सा स्कीम में गोल्ड में मेकिंग चार्ज नहीं लगेगा, हाँ जी। ऐसा कुछ है? कौन सा स्कीम में गोल्ड इन्वेस्टमेंट में मेकिंग चार्ज नहीं लगेगा? सबसे बेस्ट तो फिर वही है, वो जो हमने डिस्कस किया, या तो आप म्यूचुअल फंड में गोल्ड के उसमें इन्वेस्ट कीजिए, या फिर आप ईटीएफ में लीजिए, एसआईपी कर लीजिए गोल्ड की, या फिर सर ने बताया है कि अगर आपको बिल्कुल रॉ गोल्ड मिल जाता है, जैसे अरुण सर ने बताया, वो एक्सपर्ट है इस मामले में, सर ने बताया गोल्ड में कि आप अगर रॉ गोल्ड ले सकते हैं और उसको मेंटेन कर सकते हैं और उसकी लिक्विडिटी हैंडल कर सकते हैं, तो वो भी बेस्ट है। इसमें सर ये गोल्ड एसआईपी इसके थ्रू भी जा सकते हैं ये लोग, अगर कोई करना चाहता है ना। फोन पे वगैरह पे जो अवेलेबल है, फोन पे जाकर के भी किया जा सकता है और इस पे कोई चार्ज नहीं रहते हैं, ओनली जीएसटी एप्लीकेबल होगा। और फिजिकल गोल्ड भी या फिजिकल सिल्वर, सिल्वर तो नहीं आता, गोल्ड ही है, जो भी अमाउंट हो रहा है वो उतना मतलब 10 महीने या लेकिन सर 12 महीने में। ये जो फोन पे वगैरह का है ना सर, ये थोड़ा सा अनसेफ लगता है मुझे, क्योंकि इनका कस्टमर केयर रिस्पॉन्स वगैरह बहुत पुअर होता है इनका। कल को कुछ भी इशू होता है तो इट विल स्टक। हो सकता है जो भी हो, हालांकि कंपनी बड़ी है, मैं उसका कोई प्रमोटर नहीं हूँ, मैं यूज कर रहा हूँ, सर इसलिए बता सकते हैं। वो आता है 390 रुपए का चार्जेस उसमें लगते हैं, डिलीवरी चार्जेस। और आप अमेजोन से और इन जगहों से जितनी चीजें बुला रहे हो तो उतनी चीजें उतना ही आसान वो भी है वहां पे। और उसकी वैल्यूएशन वाइज 1 ग्राम से लेकर के 0.5 ग्राम तक का भी आता है उनका, 5 ग्राम 10 ग्राम तक का डिलीवरी
हमको किसी को गिफ्ट देना रहता तो उसको ऑलरेडी उस तरीके से दिया जा सकता है। आप 10 महीने की SIP करा लो 8-8 हजार 10-10 हजार रुपए लेकर के। इसमें होता क्या है, वो उस दिन जो हर महीने में आप जिस दिन उनका पैसा जमा कर रहे हो उस अकाउंट में उतना ग्राम जमा हो जाता है आपका 0.043 या जितना भी रुपए करना है। इसको इवन यहाँ तक के होता है कि अपन पर डे की भी SIP कर सकते हैं इसकी। अभी 300 तो रुपए रोज। एप्लीकेशन आ गया है सर, एप्लीकेशन में अब कर रहे हैं ये लोग। भाई हाँ साहब, जार है, गुल्लक है। हाँ, गुल्लक कभी तनिष्क मैंने किसका है तनिष्क जैसा कंपनी कर रहे हैं, एप्लीकेशन में ऑनलाइन कर रहे हैं। कहाँ पे? तनिष्क तनिष्क टाटा ब्रांड। तनिष्क वाले के यहाँ पे वो केवल ऑर्नामेंट बनाने के लिए देते हैं। वहां पे 2 स्कीम है तनिष्क में गोल्ड की। एक में वो गोल्ड की वैल्यू करके देंगे, बट वो जिस दिन आपका पैसा, सपोज आपने 10,000 रुपए अगले 10 महीने के लिए जमा किया, 7,500 रुपए वो उनकी तरफ से मिला देंगे। एक मैं वो बता रहा हूँ, 12वें महीने में वो डिलीवरी करेंगे। जिस समय वो डिलीवर करेंगे उस समय का जो भी रेट एप्लीकेबल होगा वही रेट आपको लगेगा, उसी के ऊपर GST लगेगा। और दूसरी वाली जो स्कीम है उसके तहत क्या होता है कि जिस दिन आपका जो पैसा गया है उस दिन का उन्होंने उतना रुपए उतने ग्राम में वो कन्वर्ट करके रख देते हैं, पर उसमें वो एडिशनल उनकी तरफ से कुछ भी नहीं देते हैं। यही 2 स्कीम है। और ये दूसरी वाली स्कीम भी उनके यहाँ पे जो है प्योर गोल्ड नहीं मिलेगा। उनके तनिष्क में आपको ऑर्नामेंट लेना होता है, वो कंपलसरी है उनका। ऑर्नामेंट बनाने के ऊपर 10% तक के मेकिंग चार्ज फ्री भी करते हैं वो लोग। आप जो चीज चाह रहे हैं, जो अपने सैनी साहब ने जो सजेस्ट किया था, या जो चीज प्योरली इन्वेस्टमेंट पर्पज से रखना चाह रहे हैं, वो वाला चीज अभी तक के मुझे कोई भी नहीं मिला। मैं उसी लिए सर से भी पूछा था कि क्या कोई और SIP है क्या। तो अभी आपने एक गुल्लक नाम बोला, वो मैं भी ट्राई करूंगा कौन है गुल्लक क्या है उनका। बाकी अवेलेबल अभी तक की जो चीज दिख रही है वो केवल वही दिखी है, फोन पे एक जार और भी है ये। सर, जार JAR एक जार भी है। जार है, जार है। गुल्लक जार सारे क्या करते हैं कि आपसे पैसा लेते हैं, आपका इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, आपकी चीजें एक्यूमुलेट भी करते हैं। दे आर ऑल्सो गिविंग यू गुड इंटरेस्ट, कुछ वो इंटरेस्ट भी आपको एक्यूमुलेट करके देते हैं। बट द फैक्ट इज कि उनके उसमें भी मेकिंग चार्जेस और वो सारे GST वगैरह दोनों लगेंगे आपके उसमें इन्वेस्टमेंट। मेकिंग चार्ज वो लोग नहीं ले रहे। 10 महीने अपना पैसे को जो नहीं, यूज कर रहे हैं ना, जार में सर आप पैसा भी विड्रॉ कर सकते हो। नहीं, विड्रॉ तो सर आप विड्रॉ आप इसमें भी कर सकते हो, गुल्लक में भी कर सकते हो। बट बात वही है ना कि आपका जो चार्जेस गए, आपका जब आप सेल करोगे उसे, तो आपको रेट कम होके मिलेंगे उसमें। आप समझ रहे हो, क्योंकि क्या होता है GST का क्या है, अगर तो आप GST क्लेम कर रहे हो सेपरेटली तो आपको उसका बेनिफिट मिल जाएगा। क्योंकि एज ए कस्टमर GST का क्लेम मिलता नहीं है, वो सीधे गवर्नमेंट के पास जाता है। तो एज ए एंड यूजर ना क्या है कि हमें GST का वो मिलता नहीं है, क्लेम मिलता नहीं है। तो हमारा क्या है, GST सीधे गवर्नमेंट के पास गया, GST तो उनके पास भी नहीं गया, तो वो हमें देते नहीं है वापस। जब आप बेचोगे तो आपको GST वापस नहीं मिलेगा। सर ये जार और गुल्लक जो बता रहे हैं, ये इंडियन कंपनी है क्या? इसके बारे हाँ, में ये प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन आप इन्वेस्ट कर सकते हैं इनमें। नहीं, ठीक है, इन्वेस्ट तो कर सकते हैं। ये कंपनी मतलब अपने इंडिया से ही है, इंडिया बेस्ड इंडियन MNC है। हाँ, इंडिया से ही है। और ये आपके ऑगमेंट जैसे गुल्लक है, ऑगमेंट से शायद वो करती है, ऑगमेंट ब्रांड है, उससे आपकी चीजें, इनकी ज्वेलरीज वगैरह वो रहती है। फिजिकल गोल्ड में थोड़ा स्कैम बढ़ गया है। अभी गवर्नमेंट ने रेड मारी थी तमिलनाडु में, तो बहुत उनका स्कैम हुआ था। BIS हॉलमार्क में उनका स्कैम है। मतलब ऑल इंडिया लेवल में बहुत सारे दुकान का फेक गोल्ड वो बेच रहे हैं। फेक गोल्ड नहीं मतलब सर, वो, जी देखो वो सर, क्या है ना कि अगर हम इन्वेस्टमेंट के लिए रख रहे हैं तो सबसे अच्छा ये है कि आप उसे डिजिटल फॉर्म में रखें। डिजिटल फॉर्म में भी जैसे हमारे पास एक तो प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म में आपके पास वो है, ऑप्शन है। प्लेटफॉर्म में अगेन क्या है कि कुछ आपके एडिशनल चार्जेस हैं। सेकंड ऑप्शन जो बेस्ट ऑप्शन है, मैंने वही 2 बताए, इसीलिए मैंने ज्यादा बताए भी नहीं। कि बेस्ट ऑप्शन आपके पास ये है कि आप या तो उसे ETF की फॉर्म में लीजिए, अगर आप शेयर मार्केट से ले रहे हैं, आपके पास डीमैट अकाउंट है तो आप उस फॉर्म में रखिए, सबसे बेस्ट। सेकंड, अगर वो नहीं है तो आप जो भी आप अपना म्यूचुअल फंड का जो भी प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हो, ग्रो या XYZ जो भी कर रहे हो, अगर आपको फोन पे और इन पे भी मिलता है, नो डाउट, ये भी अपना एक तरीके से आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। अगर आपकी रिलायबिलिटी है तो आप अपने लेवल पे उस चीज को वो भी कर सकते हैं, तो उसमें भी आपको वो बेनिफिट मिल जाएगा। कहने का मतलब ये है कि
वो अलग अलग तरीके से आपको क्या चीजें आप एक्यूमुलेट ही कर रहे हो। अल्टीमेटली जब आप उसे सेल करोगे, आपको क्या देखना है कि जब मैं खरीदूं और जब मैं बेचूं तो मुझे उसका बेनिफिट मिल जाए, मेरे को बीच में अभी कुछ मेकिंग चार्जेस, जीएसटी, XYZ चीजें ना देनी पड़े। जो मेरे बेयर मिनिमम चार्जेस हैं, जो आपके ब्रोकरेज चार्जेस हैं या जो भी विड्रॉल के, या जो जो बेयर मिनिमम, वो बेयर मिनिमम होने चाहिए। वो चार्जेस देने के बाद आपको नेट बेनिफिट आपको मिले। लेट से आपने 100 रुपए का गोल्ड आज खरीदा और वो कल को 6 महीने के बाद 120 का हो गया, अगर मान लेते हैं, तो 120 में से लेट से उसने 2 रुपए या 3 रुपए उन्होंने प्लेटफॉर्म ने अपने चार्जेस काट लिए, तो आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आप दूसरे प्लेटफॉर्म से जा रहे हैं या वैसे ले रहे हैं, तो मेकिंग चार्जेस, जीएसटी वगैरह लगा के आपको अल्टीमेटली 5-10 रुपए आपके ऑलरेडी कट जाते हैं, तो आपको 8, 10, 12, 15, 14 मतलब कंपेरेटिवली कम अमाउंट मिलता है। तो ये है उसमें आपका इन्वेस्टमेंट का। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं इस पे, फिर हम और भी कॉमन क्वेश्चंस अपने जो भी रहते हैं वो लेते हैं। तो बेसिकली हमें क्या कॉमन मिस्टेक्स अपनी अवॉइड करनी चाहिए? एक तो अपने इन्वेस्टमेंट की डिलेइंग इन्वेस्टमेंट हमें अवॉइड करना चाहिए। अपना इंश्योरेंस को जो हम इग्नोर कर रहे हैं, इग्नोरिंग इंश्योरेंस, ये बहुत बड़ी हमारी फाइनेंशियल मिस्टेक हो सकती है। तो कंसिडरिंग, मतलब मैं अपनी टर्मिनोलॉजी में बोलूँ तो मैं बेसिकली दो चीजें लेके चलता हूँ कि आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की दो लेग्स जो मैं लेके चलता हूँ आज की डेट में, वो ये है कि इंश्योरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके हेल्थ इंश्योरेंस और आपकी टर्म प्योर लाइफ इंश्योरेंस, तो ये आपकी दो लेग हैं, फाइनेंशियली आपको स्टेबल कर रही हैं, आपकी फैमिली को स्टेबल कर रही हैं। तो इन्हें इग्नोर नहीं कर सकते हम कैसे भी करके। अगर हम ये कर रहे हैं तो ये हमारी बहुत बड़ी फाइनेंशियल मिस्टेक में से एक आ जाएगी। अगेन थर्ड वन इज आपका इमरजेंसी फंड। अगर हमने कुछ नहीं बना के रखा हुआ अपना, क्योंकि हमें नहीं मालूम, लाइफ इज सो अनसर्टेन, हर किसी की लाइफ में, किसी की भी लाइफ में कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो इमरजेंसी फंड हमेशा होना चाहिए। वो इमरजेंसी फंड आपके भी काम आएगा और आपके नियर डियर के भी कभी काम आ सकता है मुसीबत में, तो वो जरूरी होना चाहिए। और फोर्थ इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हम किसी दूसरे का प्लान कॉपी करेंगे एज इट इज और सोचेंगे कि हमें सक्सेस मिल जाएगी, तो वो पॉसिबिलिटी नहीं है। नो डाउट उससे हमें बेनिफिट जरूर मिलेगा, उससे हमें बेनिफिट ये लेना चाहिए, हमें दूसरे को देख के ये चीज लेनी चाहिए कि हाँ भाई उसने स्टार्ट कर दिया तो मुझे भी स्टार्ट करना है। बट हाँ, अपने आप को एनालाइज करके, सिंपल एज इट इज। सिंपल, अगर मैं बोलूंगा कि मैं रनिंग करने जाऊंगा कल से, दूसरा बंदा भी रनिंग करता है तो अच्छी बात है, बट वो जितनी रनिंग करता है उतनी रनिंग मैं करूंगा जरूरी नहीं है। हो सकता है मैं मतलब उतनी रनिंग ना कर पाऊँ और मेरे को उतना बेनिफिट ना हो रनिंग से जितना उसे हो रहा है। तो सिंपल, मतलब वो सभी को मालूम है कि हर किसी के लिए अलग अलग है, हर किसी का बॉडी टाइप भी अलग अलग है। तो सिमिलर वे में फाइनेंस में भी काम होता है। तो हमारी कंडीशंस अलग हैं क्योंकि हमने देखा उसका रीजन बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो एज इट इज सेम प्लान हमारे लिए काम करेगा उसकी कोई गारंटी नहीं है। हमें अपना प्लान खुद ही प्लान बनाना है, खुद ही वो चीज एनालाइज करनी है, खुद ही रिव्यू करनी है। तो वो सारी चीजें हमें करके अपने अकॉर्डिंगली कस्टम मेड, हमारे पास अपना टेलर मेड प्लान होना चाहिए स्पेसिफिक। दूसरे का एज इट इज नहीं ले सकते हम। एक ही प्लान मतलब हर बंदे के लिए काम नहीं करता, सेम एज ग्रुप के बंदे के लिए सेम इंश्योरेंस पॉलिसी काम नहीं करती, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी काम नहीं करती, सेम उसके लिए सेम टर्म प्लान काम नहीं करता। डिपेंडिंग ऑन कि भाई वो हो सकता है डिफरेंट जोन में बैठा है, डिफरेंट टेरिटरी में बैठा है, वहां पर सर्विसेज अलग अलग तरीके से हों, अलग अलग प्रीमियम्स हैं, अलग अलग चीजें। तो ये मिस्टेक्स हैं जो कॉमनली हमें मिस्टेक अवॉइड करनी चाहिए अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग में। अभी आप लोग इसमें से देखिए कि हम लोग इनमें से कौन सी मिस्टेक कर रहे हैं, तो एटलीस्ट इनको करना तो हमें सबसे पहले ही बंद करना है। ठीक है, तो हम रियल लाइफ स्टोरीज और वो सारी चीजें हमें अपनी डिस्कस कर सकते हैं अभी हम अपने जो भी है, पर्टिकुलरली अपने सॉल्यूशंस वगैरह और वो सारी चीजें। बाकी हमारी तरफ से ये रहता है कि हमने क्योंकि अभी ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, हम ऑलरेडी 50 फैमिलीज को हेल्प कर रहे हैं कि फाइनेंशियल वेल्थ को अपनी स्टार्ट और एनालाइज करें, तो हम अपनी कंप्लीट एंड टू एंड सॉल्यूशंस बता रहे हैं, सॉल्यूशन दे रहे हैं। और अभी हम फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीजें दे रहे हैं कि आपकी एग्जिस्टिंग फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, आपको एनालाइज करनी है, आप हमारे साथ फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, आपको प्लान लेना है, आप वो प्लान लीजिए कि हम क्या प्लान कर सकते हैं आगे के लिए, अपना किस तरीके से हम आगे प्रोग्रेस कर सकते हैं, क्या हम अभी करंट वाला हमारा सही है, अगर उसमें कुछ गड़बड़ है तो क्या सही कर सकते हैं, वो हम आपको बता देंगे अपनी तरफ से एनालाइज करके। दिस इज टोटली फ्री सर्विस करेंटली अपने उसके लिए, और गोइंग फॉरवर्ड में भी हो सकता है आने वाले टाइम में, फिर जब हम आगे जाके इसको चार्जेबल रखेंगे तो आपकी पर्सनलाइज स्ट्रेटेजीज आपकी बनेंगी सिंपल। और उसमें सबसे अच्छी बात क्या है कि आपका सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट फॉर ऑल द थिंग। आपको मालूम है कि कोई भी चीज में हमें प्रॉब्लम आ रही है तो आपको एक ही जगह जाना है, आपको अलग अलग जगह नहीं जाना, आपको इंश्योरेंस के लिए दूसरे बंदे के पास नहीं जाना, आपको फाइनेंस के लिए किसी और के पास नहीं जाना, आपको इन्वेस्टमेंट के लिए किसी और के पास नहीं जाना, क्या करूँ क्या ना करूँ।
डेफिनेटली। और वो आपकी 1-to-1 पर्सनलाइज स्ट्रेटेजीज होती हैं, सिंपल, हर पर्सन के लिए सेम स्ट्रेटेजी काम नहीं करेगी, आपको सिंगल प्लेटफॉर्म पे सारी चीजें मिल जाएंगी। तो इस तरीके से हम आपकी इसमें हेल्प कर सकते हैं। तो अभी जिसको भी, किसी को भी आपको जरूरत लगती है, किसी भी तरीके की चीजें लगती हैं, तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अब आपके लिए क्यों जरूरी है कि आपको अपना सिंपल, आपको काम कर ही रहे हैं, आपका मनी भी आपके लिए काम करे, और आपका फ्यूचर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, आपके फैमिली का फ्यूचर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। तो ये सब चीजें आपको ही प्लान करनी है, आपको डिसाइड करना है कि क्या बेस्ट है, सिंपल। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना कुछ, जो भी, अगर आप कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना क्वेश्चन है मेरा। चाहते हैं तो 1 by 1 हम उस पर जाते हैं और डिस्कस करते हैं। बाकी अगर किसी का मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ। पर्सनलाइज, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, अगर किसी का पर्सनलाइज या 1-to-1 वैसे वाला क्वेश्चन है तो वो सेपरेटली डिस्कस करें। अभी हम जो जिस उसके अराउंड हम बात कर रहे हैं, हम उससे रिगार्डिंग कोई चीज डिस्कशन, आपके अपने एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, अपनी वो चीजें शेयर कीजिए। हाँ, पर्सनल अपनी चीजें मत, स्ट्रेटेजीज मत डिस्कस कीजिए, क्या चल रहा है, मतलब अगर करने वाली है तो करिए, सक्सेस रेट और वैसे ही है। बट अगर आपकी पर्सनल कोई प्रॉब्लम है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि 1-to-1 आप डिस्कस करो। ठीक है, उसका कोई चार्जेस नहीं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। एक सवाल है मेरा। जी। क्या आप वो जो शेयर्स का जो फिजिकल सर्टिफिकेट होता है उसको डीमैट में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस होता है उस पर आप सपोर्ट करते हैं क्या? डीमैट की आपका, मेरे डीमैट में फादर हम का है। अच्छा, मेरे फादर का है। वो अभी ठीक है, आईईपीएफ में चला गया है। ठीक है। तो उसको रिकवर करने का सर्विस आप देते हैं क्या? हाँ, वो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ओके, ठीक है, मैं आपसे फिर पर्सनली बात करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। ओके सर, यहाँ एक बात मैं सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जी। देखिए, अभी आपने कहा कि मेडिकल मेडिकल मैक्सिमम अपने और अपने डिपेंडेंट का जितना भी ले सकें, करेक्ट। मैक्सिमम। इससे हमारी सेविंग की प्लानिंग, जो हमारी इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग है, वो एज इट इज बनी रहती है। तो अब मैक्सिमम लेने के लिए तो मैक्सिमम प्रीमियम भी देना पड़ेगा। सर मैक्सिमम नहीं लेना सर, आपको अपना रिस्क एसेस करना पड़ेगा, उसको सिक्योर करना पड़ेगा बेसिकली। अब मुझे मुझे लग रहा है कि भाई देखो, मतलब सिंपल एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे अब मैं लेके चल रहा हूँ, देखो, इंश्योरेंस कंपनी भी जिस कंसेप्ट पे चल रही है वो क्या चल रही है, जिसकी एज ज्यादा है वो उसको ज्यादा प्रीमियम दे रही है, करेक्ट। जिसकी प्रीमियम एज कम है उसको कम दे रही है। फिर उसके साथ साथ वो और भी चीजें पूछ रही है, क्या आपको कोई एग्जिस्टिंग बीमारी है, नहीं है, वो सारे फैक्टर्स हो जाते हैं। तो जनरल जनरल कंसेप्ट क्या है उनका भी, कि आपका अर्ली एज है तो कंपैरेटिवली हम आपको कम प्रीमियम देंगे, क्योंकि आपके बीमार पड़ने के चांसेस कम है। तो वो हमें अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली ही प्लान करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है सर कि ज्यादा प्रीमियम ही देना पड़ेगा। अगेन, हमारा हमारा जो फोकस, हमारा जो काम है, हमें क्या करना है कि हमें जो बेस्ट वैल्यू दे रहा है, क्योंकि अभी IRDAI की बहुत सारी गाइडलाइंस आती रहती हैं, डे टू डे अपडेट आते रहते हैं, पर्टिकुलरली हर चीज को लेके। अगर आपको मालूम हो तो अभी एक रिसेंटली IRDAI का एक गाइडलाइन आई है, जिसमें सीनियर सिटीजन के लिए स्पेसिफिक गाइडलाइन आई है। क्योंकि कंपनीज क्या कर रही हैं, इंश्योरेंस कंपनी या जो भी, ऑब्वियसली कंपनी है तो देखो आपको बिजनेस करने के लिए बैठी हुई है, उनको तो क्या है कि जितना ज्यादा बेनिफिट है। तो IRDA की गाइडलाइन में ये है कि आप जो सीनियर सिटीजन का जो प्रीमियम बढ़ा रहे हो साल के ऊपर, वो 10% से ऊपर नहीं बढ़ा सकते किसी भी केस में। तो उन्होंने कैपिंग दे दी वहां पे, वरना वो मनमाने रेट ले रहे थे। यहाँ यहाँ जो मैं एक बात शेयर करना चाह रहा हूँ कि कम प्रीमियम पे मैक्सिमम कवर, क्योंकि देखिए कोई इसका मेडिकल का एक्सपेंस का कोई रेशो वो तो है नहीं कि लिमिट है कि मैंने 10 लाख में हॉस्पिटल से वापस आ जाऊँ या 60 लाख में वापस आ जाऊँ। जैसे अब मेरी एज 58 है और मैं और मेरी मिसेज दोनों हम 80 लाख से कवर है। तो प्रीमियम हमारा कम जा रहा है। उसका एक फंडा होता है सर, कि इसके अंदर एक को पेमेंट शब्द होता है या डिडक्टेबल। तो जैसे करेक्ट, सपोज मैंने एक 10 लाख का लिया हुआ है सर, तो 10 लाख करेक्ट। से कवर हूँ मैं। इसके अंदर मैंने 25% का को पेमेंट ले लिया, वो तो पे मेरी लिया जो होगा आपने। 42,000, हाँ, 42,000 जो मेरा जा रहा था, वो अब मेरा 36,000 जा रहा है। करेक्ट, ठीक है सर। अब ये 6,000 बचा, तो 6,000 में से मैंने एक दूसरी कंपनी से सुपर टॉपअप ले लिया, जिसमें मैंने 10 लाख का डिडक्टेबल लिया है सर। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। सर अब उसके अंदर मेरा जो है 6,500 रुपए जा रहा है। इट मीन्स के 42,000 रुपए जा रहा है और मैं 80 लाख से कवर हूँ, मैं और मेरी मिसेज। करेक्ट।
ना सर, तो मैं ये यहाँ शेयर करना चाह रहा था कि ये को पेमेंट और डिडक्टेबल आप अपने एजेंट से बात करें। ठीक है, मेरा एनुअल में कभी भी पहला कोई अगर क्लेम आता है तो उसमें 25,000 रुपये मुझे अपनी जेब से देने पड़ेंगे। सर करेक्ट छोटा करेक्ट खर्चा तो हम सहन कर लेंगे सर। ये अगर आज के टाइम में मेदांता जैसे हॉस्पिटल में अगर 20 दिन जमा एडमिट रह गए तो सर 40 लाख का खर्चा आ जाता है, बिल्कुल और सर, 40 लाख का लेना बहुत महंगा पड़ता है सर। बिल्कुल सर। हैं? तो सर ये डिडक्टेबल और को पेमेंट हम सभी के लिए एक ऐसे शब्द हैं जो अपने आप एजेंट से बात करें। तो मैं पहले 42,000 में 10 लाख से कवर था, को पेमेंट लेने के बाद मैं 41,000 में 90 लाख से कवर हूँ। ठीक है, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, आप वैलिड पॉइंट्स बताएं, बहुत सही पॉइंट बताएं और वैल्यू एडिशन वाले पॉइंट बताएं बिल्कुल। और जी मतलब सर। ये है कि अभी क्या है कि आपकी इंश्योरेंस वाली और जो भी आपको अगर इंश्योरेंस या कोई सा भी सॉल्यूशन लेना है वो भी आप हमसे डिस्कस करके लें। मैं मतलब वही बोलूंगा, आपको जिस कंपनी का लेना है अगर आपकी कोई प्रेफरेंस है वो भी लीजिए, क्योंकि जो लीगल टर्मिनोलॉजी है, टेक्नोलॉजीज, वो टर्मिनोलॉजीज है, यूजुअली क्या होता है कि कई बार मतलब कई एजेंट्स को, बहुत कम एजेंट्स हैं जिनको पता रहती है, या कई मतलब कंपेरेटिवली यह है कि यूजुअली उनका फोकस कंपेरेटिवली दूसरी तरफ रहता है। अपना जो फोकस है वो ये है कि आपको वैल्यू एड ऑन मिले। जो आपका जो टर्म और को पेमेंट वाली जो चीजें बोली हैं ये हम ऑलरेडी मतलब अभी क्या है कि हमारे नियर डियर थे, उनके केस में भी ऐसे ही हुआ, उनको भी प्रीमियम कम कंपेरेटिवली अपना लेना था, उनको अपना वो बढ़ाना था। और सुपर टॉपअप अगेन एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, जो आप अपना बेयर मिनिमम, जैसे आप बता रहे हैं कि आप और वाइफ हैं, तो दो दो लोग हैं, आप कम से कम एटलीस्ट उसमें बेस प्रीमियम अपना मतलब बेस कवर जो बनता है वो एटलीस्ट 10 लाख का बनता है, मतलब 5 लाख पर हेड का एक बेयर मिनिमम बनता है। और उसके नहीं सर, अकॉर्डिंगली मेरा एक इंश्योरेंस है, जैसे उसमें कवरेज है, मतलब 25 लाख का इंश्योरेंस है। उसका मैंने 5 ईयर्स का प्रीमियम पे किया है 48,000। तो इस पे टॉपअप कैसे लिया जा सकता है? टॉपअप सर अलग है, आपने बेस प्रीमियम लिया हुआ है, इसमें क्या है कि आपने क्या है बेस इंश्योरेंस लिया हुआ है, बेस कवर लिया है आपने, करेक्ट? आपका कवर कितने का है? 25 लाख। 25 लाख का कवर है। तो आपका हम्म आपका क्या है, सुपर टॉपअप क्या होगा कि सुपर टॉपअप में यूजुअली क्या होता है, जो डिडक्टेबल्स हैं जनरली अभी वो 10 लाख तक यूजुअली रहते हैं। जैसे अभी आपकी जैसे एज है उसके अकॉर्डिंगली मुझे लग रहा है कि जैसे नॉर्मली, जैसे मैं बता रहा हूँ मार्केट में जैसे चल रहा है कि अगर आपका नॉर्मली आपकी एज अगर आपको बताने में संकोच ना हो तो आप बता सकते हो। 40 और अगर 40 है सर, 40 है। 40 की एज है तो आपकी मतलब आप और फैमिली का आपने लिया होगा, हस्बैंड वाइफ एंड हाँ, चिल्ड्रन एक बेबी है, हस्बैंड वाइफ। ठीक है। तो उस केस में आपका जो नॉर्मल सुपर टॉपअप जो आता है 10 लाख के डिडक्टेबल्स में, वो हार्डली आपका ये 3,000 के अंदर डिडक्टेबल में मैं आ नहीं समझ जाएगा। पा रहा, डिडक्टेबल क्या है ये? सर डिडक्टेबल मतलब देखिए सर, मोटा मोटा वैसे ही बता देता हूँ मैं हाई लेवल पे। देखिए दो चीजें होती हैं, एक तो आपका बेस बेस आपका जो इंश्योरेंस हो गया, ये आपका इंश्योरेंस बेस हो गया। सुपर टॉपअप में क्या करता है, सुपर टॉपअप आपका आपका जो बेस अमाउंट है, जो बेस हम्म इंश्योरेंस का अमाउंट है वो 10 लाख का है, जैसे आपके केस में 25 लाख का है, तो 25 लाख तक को तो आपकी कंपनी जो भी है वो दे देगी। वो आपको हम्म रिस्टोरेशन का बेनिफिट भी दे देती है, आपके उसमें रिस्टोरेशन का भी एक फीचर होगा। रिस्टोरेशन में ये हम्म होता है कि अगर आपके 25 लाख से एग्जॉस्ट हो गए लेकिन आप दूसरी बार गए तो फिर वो आपको एक 25 लाख और दे देगी खर्च करने के अच्छा, ओके। लिए, ठीक है। हम्म और हम्म डिडक्टेबल का मतलब होता है कि क्या हम ये अमाउंट हम डिडक्ट कर लें, या फिर जैसे सर ने एक टर्म यूज किया को पेमेंट का। को पेमेंट वाले हम्म कंसेप्ट में क्या होता है कि मैं ये कंपनी को बोलता हूँ कि मेरा प्रीमियम कम कर दो, जब भी मेरा क्लेम आएगा उसमें से हम्म इतना पहले 10,000 रुपये मैं दूंगा या पहले 25,000 रुपये मैं दूंगा। दैट इज को पेमेंट। तो मेरा हाँ वो हो जाता है को पेमेंट, उसमें परसेंट बेसिस पे भी होता है और फिक्स अमाउंट बेसिस पे भी होता है, ठीक है। तो वो तो हो गया को पेमेंट। अब जो बात हम्म आती है वो आती है टर्म सुपर टॉपअप की। सुपर टॉपअप का जो टर्म है वो ये कहता है कि आपका जो बेसिक है उसके ऊपर मुझे हम्म टॉपअप दे दो कि मेरा 25 लाख तो कवर्ड है, ठीक है। अब अगर हम्म इसमें कंसेप्ट ये रहता है कि अगर मान लीजिए मेरा ऐसा पहली बारी में एक ही एडमिशन में मेरा ऐसा खर्चा आ गया जो 25 से ऊपर चला गया, हम्म जो 25 से ऊपर चला गया, लेकिन क्योंकि मेरी बेस पॉलिसी सिर्फ 25 की है और लेट से मेरा हम्म फर्स्ट ईयर है पॉलिसी का, मेरे पास कोई नो क्लेम बोनस भी नहीं है। अगर मेरे पास नो क्लेम बोनस है तो वो वहां तक चला जाएगा, वो वहां तक खींच लेगा हम्म उसे। लेकिन अगर मैं हम्म मान के चलता हूँ इस केस में कि 25 लाख तक ही मेरा है, क्योंकि नो क्लेम बोनस नहीं है, फर्स्ट ईयर है, और वो मेरा क्लेम चला गया 30 लाख का, तो कंपनी कितना देगी? 25 लाख देगी, 5 लाख रुपए मुझे अपनी देखो, जेब से देने इसका अंदर पड़ेंगे। करा दिएगा, तो उस केस में पहले ये करा दे। मुझे मुझे उस केस में अपने आप को सिक्योर करना है, लेट से
लेट से 1 CR तक या 95 लाख तक, तो मैंने एक सुपर टॉपअप लिया जो ये कह रहा है कि आपके जो पहले पहले के जो आपने बेस कवर लिया है उसको मैं माइनस कर देती हूँ, उसके बाद आपकी जो भी लायबिलिटी आएगी वो मैं बियर कर लूंगी। तो दूसरी कंपनी या फिर सेम कंपनी से भी आप वो सुपर टॉपअप लेते हैं तो आपको कम अमाउंट पे बहुत कम प्रीमियम पे आपका कवर जो है वो बढ़ा देती है अप टू गुड लिमिट, तो वो कहलाता है आपका सुपर टॉपअप। तो उससे क्या है कि अब आप क्या हो गए एट वन गो आप सिक्योर हो गए अप टू 1 CR या फिर 90 लाख, या जैसे सर ने बताया कि सर 80 लाख तक के कवर्ड है, तो सर के 80 लाख का कवर होने का मतलब अभी यहाँ पर ये है सर 80 लाख से ज्यादा के लिए कवर्ड है, बट सर 80 लाख वन टाइम के लिए, वन गो के लिए, अगर एक बिल में इनका 80 लाख तक आ गया तो सर को कोई टेंशन नहीं आज की डेट में। ये है इसका मतलब। तो डिडक्टेबल ये है कि आपका आपका पहला मतलब जो सुपर टॉपअप में क्या है कि वो ये बोलेगा कि 10 लाख बेस कवर जो है वो माइनस किया जाएगा पहले। हाँ, बेस बेस या जो भी आप जो भी ले लो, आप आपको उसमें जो भी लेना है आप उतना ले सकते हो। आप बोलोगे कंपनी को कि मैं इतने तो मैं इतने आपको देने की जरूरत नहीं है, इतना कोई भी खर्चा आएगा तब तक आपके पास नहीं आऊंगा, इसके बाद जब लिमिट चली जाएगी मेरे किसी उसमें क्लेम में तो मैं आपके पास आऊंगा, तब आपको पे करना है। तो जितना मेरा कवर है बेसिकली ज्यादा लॉजिक के हिसाब से उतना मेरा प्रीमियम कम 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 होता जाएगा। राइट, ये इस कंसेप्ट पे काम करता है। थैंक यू। वेलकम। तो ये एक्चुअली एक बहुत अच्छा वो है फीचर सर, अरुण सर ने जैसे बताया, क्योंकि आपका जो वो है प्रीमियम आपको कैसे लेना है, क्या वो करना है, सर ने बहुत अच्छी आप बताई, सर ऑलरेडी उस चीज को यूज कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें आपको प्लान अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से करनी है। किसी की कोई रिक्वायरमेंट है, जैसे एक एग्जांपल मैं बताता हूँ, अभी रिसेंटली एक केस आया, आप यूजुअली आपकी उसमें क्या होता है कि आपकी जब हम नया प्रीमियम लेते हैं, इंश्योरेंस लेते हैं, तो कंपनी बोलती है आपका वेटिंग पीरियड 1 महीने तक, तो वो आपका पहले यूजुअली सब में 1 महीने का वेटिंग पीरियड रहता है हर चीज में, 1 महीने से पहले आपका क्लेम नहीं आना चाहिए, अदरवाइज वही है कि मैं अभी बीमार हुआ हूँ और मैंने अभी प्रीमियम भरा और मैं सीधे क्लेम लेने चला जाऊंगा। उस चीज को रोकने के लिए उन्होंने एक महीने का बेयर मिनिमम रखा हुआ है कि आप प्लान करके नहीं ले रहे एटलीस्ट उस चीज को, तो 1 महीने का रखा हुआ है। और दूसरी जो कंसेप्ट रहता है उसमें, जैसे प्री एग्जिस्टिंग डिजीज, अगर आपको ऑलरेडी कुछ बीमारी है उसका इलाज आपका ऑलरेडी चल रहा है तो उसमें वो वेटिंग पीरियड दे देते हैं, अगर आपको ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कोई बीमारी है तो, या फिर स्पेसिफिक डिजीज है उसका उसका वेटिंग पीरियड दे देते हैं, या फिर जैसे नॉर्मल केस में हम बात करें तो मैटरनिटी के लिए बोल देते हैं कि हम कुछ नहीं देंगे अंटिल इतना टाइम तक, हम आपको नहीं देंगे 9 महीने या जो भी, वो कम ज्यादा हो जाता है, तो उसके लिए हम प्लान कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन कि हम क्या ले रहे हैं। कुछ ऐसी कंपनीज भी हैं जो विदाउट विदाउट एनी वेटिंग पीरियड आपको फर्स्ट डे से सारा कवर दे रही हैं, ठीक है, तो उसके लिए फिर ऑब्वियसली फिर हम उस तरीके से उसको प्लान करके उसका वो वाला प्रीमियम पे करके और वो सारी चीजें देख के उसकी फ्लेक्सिबिलिटीज देख के फिर वो वाला प्लान ले सकते हैं। तो ये भी टेलर मेड कस्टमाइज प्लान है। एक प्लान या बहुत अच्छी कंपनी है, सब कुछ अच्छा है, सारी चीज है, मेरे फ्रेंड ने लिया है एज इट इज, मैं सेम प्लान रेप्लिकेट नहीं कर सकता। और दूसरा एक और पॉइंट, क्योंकि आपने आपने सर क्वेश्चन पूछा था, तो आज की डेट के हिसाब से बहुत लंबे प्रीमियम देने के लिए मेडिकल के लिए मैं मतलब नो डाउट हमें डिस्काउंट मिलता है उसमें, बट मैं आज की डेट में रिकमेंड नहीं करता कि आप बहुत लंबे मेडिकल के एटलीस्ट प्लान लीजिए। रीजन भी, बीमारियां बहुत अलग अलग चेंजेस हो रही हैं, मतलब उसके अकॉर्डिंगली आपके कवर्स भी चेंजेस हो रहे हैं, IRDA भी गाइडलाइंस लेके आ रही है, तो कोशिश करें कि हर साल अपनी हेल्थ पॉलिसी को रिव्यू जरूर कर लें कि वो कितनी रेलिवेंट रह गई है, कितना कवर दे रही है, क्या चीजें दे रही है, क्या चीजें नहीं दे रही। बीमारियां भी नई नई निकल के आ रही है, नई नई कोरोना के वेरिएंट्स निकल के आ रहे हैं, XYZ जो भी है मतलब, तो उसके हिसाब से थोड़ा सा वोलेटाइल टाइप का अभी चल रहा है कंसेप्ट। तो आप हर ईयर हेल्थ पॉलिसी को अपनी रिव्यू कर सकते हैं। हेल्थ पॉलिसी में हमारे पास पोर्टेबिलिटी की फैसिलिटी आपको IRDA ने दे दी है कि आप हर साल या जब भी आपकी पॉलिसी एक्सपायर हो रही है उससे पहले आप उसको पोर्ट करवा सकते हैं, अगर आपको दूसरी कंपनी बेटर सर्विस दे रही है, या फिर उसी कंपनी के किसी बेटर प्लान में आप स्विच कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बहुत लंबे पीरियड के लिए एक उसमें टिक कर रहे हैं तो वो थोड़ा सा कंपेरेटिवली, अगर बहुत अच्छा प्लान है तो मैक्सिमम गो टू 2 ईयर्स, मतलब बहुत ही अच्छा प्लान है, सब कुछ कवर कर रहा है, फीचर रेडी लग रहा है, सब कुछ लग रहा है, तो मैक्सिमम 2 साल के लिए दीजिए डिस्काउंट अगर आपको लेना है। 3 साल या बहुत ज्यादा साल के लिए हेल्थ के लिए प्लान मत लीजिए। सर पोर्टिंग के लिए गाइडेंस आपके यहाँ से मिल सकता है क्या? सॉरी, हेल्थ इंश्योरेंस का जो आप अभी टॉपिक निकाले पोर्टिंग का, हाँ हाँ,
तो आपके साइड से हेल्प मिल सकती है क्या रिगार्डिंग कौन सा प्लान या कौन सा कंपनी बेटर है उसके रिगार्डिंग? बिल्कुल सर, आप कनेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपका रहेगा आप अपनी डिटेल शेयर कीजिए, हमारी टीम है वो आपको गाइड कर देगी, प्रॉपरली बता देगी। अगर कुछ रहेगा फाइनली आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। ठीक, ओके ओके। सर क्वेश्चन था इन चीजों से अलग हटके कि अगर कोई व्यक्ति का कैपिटल गेन, मतलब जैसे कोई स्टाफ के नाम पे या किसी के जिसकी एनुअल इनकम परमिसिबल लिमिट के अंदर आ रही है, तो क्या वो कैपिटल गेन देना होगा उसको? उसके नाम पे कोई प्रॉपर्टी है वो बेच रहा है। सर कैपिटल गेन का यूजुअली क्या है कि रेट रेट अलग 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 चार्ज होता है। हाँ हाँ, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। अगर कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जो कहीं पे मतलब उसकी और कोई आय नहीं है या आय है भी तो 5-7 लाख रुपए से कम है, बाकी उसके पास कोई प्रॉपर्टी उसने कभी खरीदी थी किसी समय में और वो बेच रहा है और उसके ऊपर कोई गेन हो रहा है और वो गेन भी वो परमिसिबल लिमिट के अंदर है। जैसे अपन पिछले सालों में देखा जाए तो 7 लाख के नीचे था, अभी तो खैर 12 तक पहुंच गया। अपन वो 7 लाख वाले की तुलना करना चाह रहे हैं। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि क्या ये कैपिटल गेन मतलब एक बार उसको जमा करके वापस वो आईटी के माध्यम से ले सकता है या नहीं, या ये दोनों सेपरेट चीजें होती हैं? नहीं सर, अगर आपका कुछ चीज है, अगर ऑलरेडी आपका डिडक्ट हो गया है, वो तो आप ऑब्वियसली रिटर्न ले सकते हैं, रिटर्न फाइल करके अपना। वो तो नॉर्मल केस में भी रहता है। अगर आपका जैसे कुछ डिडक्ट हो गया, जैसे नॉर्मल केसेस में भी रहता है, अभी जैसे रिसेंट केसेस में प्रॉपर्टी के केस में भी है, अगर आपने कुछ वो किया, सेल परचेज किया है एक लिमिट से ऊपर, तो आपका डिडक्ट कर लेते हैं। तो जो भी आपका बनेगा रिटर्न फाइल करके वो हम सब वापस ले लेंगे, अगर आपका जीरो टैक्स वो क्वेश्चन फिर से मतलब दूसरे तरीके से पूछता हूँ कि कोई ऐसा परिचित है जिसका मतलब कोई प्रॉपर्टी उसने ली हुई थी, इधर उधर से पैसा मिला जुला करके लेकर के उसने कोई प्रॉपर्टी खरीद ली और जिस समय उसने जिस फाइनेंशियल ईयर में बेची उसको वहां से गेन 6 लाख रुपए का हो गया। उसकी खुद की जो आय है साल भर लाख रुपए है, तो सब मिला करके उसको 7 लाख के करीबन की आय हुई उस महिला को। हाँ, और तो उस फाइनेंशियल ईयर में पिछले सालों का है अगर वो, तो क्या उसको कैपिटल गेन देना होगा? मेरा जानने का मादा ये है कि क्या कैपिटल गेन भी इनकम में आती है? अगर उसकी इनकम मतलब आज की डेट में 12 लाख की परमिसिबल लिमिट से ऊपर जा रही है तभी उसको टैक्स देना है, या कैपिटल गेन तो काटना ही काटना है? मैं ये जानना चाह रहा हूँ। ठीक है। और पुराने सालों का वो क्या रिफंड करने का आप उसमें कुछ कर सकते हैं अगर है तो? पुराने साल का तो सर देखो, पुराने साल का है अगर तो पहले ये चाहिए कि ये दोनों क्या सेपरेट हैं या नहीं है, मैं वो ठीक है। तो सर देखिए, उसका अगर टैक्सेबल लिमिट से नीचे रहेगा, हाँ, तो सर अगर उनका कम रहेगा ना सर, टोटल 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 में उनका कम रहेगा ना अगर, तो सर उनका फिर उस केस में अगर जैसे आपने बोला कि 7 से कम है, तो 7 से कम के लिए क्या रहेगा, उनका रेट जो है वो रिबेट मिल जाती है, गवर्नमेंट ने रिबेट जो दी हुई है वो टोटल अगर 7 से कम है तो फिर उनका जीरो टैक्स हो जाएगा। लेकिन अगर 7 से ऊपर होगा तो 7 से ऊपर जितना भी बनेगा वो कैपिटल गेन का क्योंकि अलग रेट से टैक्स लगता है, उस रेट से उनको एक्स्ट्रा टैक्स लग जाएगा। लेट्स से कि अगर उनका 8 लाख है तो 8 लाख के ऊपर मतलब कैपिटल गेन का अलग से रेट से टैक्स होता, तो वो एक्स्ट्रा उनको लग जाएगा उस केस में। मैं जहां तक समझ पा रहा हूँ जो आप बता रहे हैं, तो उसमें ये हुआ है कि अगर उसने मतलब टीडीएस कटवा लिया और टीडीएस उसने जाके जमा भी कर दिया है तो वो रिफंड अपन लोग ले सकते हैं पिछले सालों का भी। करेक्ट करेक्ट, ले सकते हैं सर। प्रॉपर्टी जैसे सेल की, उन्होंने देखा कि भाई इतना इतना बन रहा है, उठा के जमा कर दो। मतलब हमारे व्यूज में ये था अभी तक के, यानी मैं ये सोच रहा था कि कैपिटल गेन और इनकम टैक्स दो सेपरेट डिपार्टमेंट है, तो कैपिटल गेन तो काटने देना ही पड़ता है, कंपलसरी है। ऐसा ऐसा तो नहीं है ना, बाध्यता नहीं है।
नहीं सर, मैं वही बोल रहा हूँ, मैंने मैंने आपको सर शायद मतलब मैं वही दो 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 चीजों में ब्रेक करते हैं सर। देखो कैपिटल गेन का जो रेट लगता है वो एक अलग स्लैब रेट से टैक्स कटता है, ठीक है, उसका रेट अलग है, फिक्स है कि इतने रेट से कटेगा, वो रेट से कट गया। अभी अगर मेरी इनकम ही टोटल 7 से कम है, टोटल मतलब इंक्लूडिंग कैपिटल गेन, जैसे आपने बोला जीरो इनकम है, लेट से बोला कि 6 लाख का कैपिटल गेन हुआ और 50 60 70 हजार तक या 1 लाख तक भी है, 7 लाख तक है टोटल इनकम, तो मेरा जीरो जीरो मतलब 7 लाख के ऊपर जितना भी मेरा टैक्स बनेगा उसके ऊपर मेरे को रिबेट मिल जाती है। गवर्नमेंट ने उसको रिबेट वाले कंसेप्ट में डाला है, वो टैक्स फ्री इनकम नहीं है, वो गवर्नमेंट उसको रिबेट दे रही है, रिबेट कह रही है। तो रिबेट में क्या है, वो माइनस होकर जीरो हो जाएगा। लेकिन अगर मेरा 7 से ऊपर चला गया वो इनकम, तो कैपिटल गेन की जो एक्स्ट्रा इनकम है वो स्पेसिफिक रेट से ही टैक्स लगेगा उस केस में। केवल उसी वाली मतलब यानी ये इनकम की ट्रीट की जा रही है, समझ गया मैं, ये आप बोलना ये चाह रहे हैं। ये पिछले कितने सालों का अगर किसी का ऐसा केस है तो आप उसमें कहाँ तक की मदद की जा सकती है? पिछले 3 4 साल पीछे तक जा सकते हैं या कहाँ तक जा सकते हैं उसमें? पीछे की रिटर्न सर देखो, आप 2 साल की 2 3 साल की डाल सकते हो, लेकिन अभी उसमें क्या रहेगा कि आपका वो भी लगेगा, एडिशनल पेनल्टी भी लगेगी। अगर आपका ज्यादा रिफंड बनता है तो ठीक है। भाई उस ये वाला जो केस है, जिस केस का मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ, उसने तो ऑलरेडी टैक्स टीडीएस तो जमा करा ही रखा है भाई ने, ऑलरेडी टैक्स तो डिडक्ट करा रखा है, तो गवर्नमेंट से लेने की बात कर रहे हैं अपन अभी। नहीं नहीं, मैं भी वही बोल रहा हूँ सर, वो ले सकते हैं सब्जेक्ट टू कंडीशन कि उनका जो टैक्स है वो ज्यादा है, कटा हुआ है, क्योंकि उसके ऊपर हमारे पास 1000 रुपए की पेनल्टी तो बेयर मिनिमम है पुरानी, अगर हम ओल्ड ओल्ड रिटर्न डालते हैं तो, ठीक है। और उसके ऊपर भी अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी बनती होगी, अगर उस रिटर्न में ऑलरेडी टैक्स लायबिलिटी बनती होगी फिर भी रिफंड बन रहा होगा, तो वो 5000 तक चली जाती है। ठीक है, वो केस आपका अगर स्पेसिफिक केस है, आप मुझसे 1 to 1 डिस्कस कर लीजिएगा, मैं आपको एग्जैक्ट कंपटीशन और वो सारी चीजें बता दूंगा कि क्या क्या बनेगा उनके केस में। मतलब हमें रिफंड क्लेम करना फायदेमंद रहेगा या नहीं रहेगा, क्योंकि एग्जैक्ट टीडीएस का अमाउंट जब तक पता लगेगा नहीं तब तक मैं उसको बोल के क्या फायदा कि आप कर दो या फिर मत करो। ठीक है, ठीक। ठीक है सर जोशी सर, एक मेरा कैपिटल कैपिटल गेन पे एक मेरा भी वो है, विकास बोल रहा हूँ दिल्ली से। जी विकास जी बताइए। जैसे मैंने कोई प्रॉपर्टी ली 6 महीने पहले 20 लाख रुपए की, अभी वो 40 लाख की बिक रही है जी। तो मेरा बैंक में कोई ऐसा ईएमआई के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई बहुत ज्यादा पार्ट गया नहीं है, तो आई एम प्लानिंग टू सेल इट आउट। बट इसमें क्या है कि मेरा कैपिटल गेन टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा, मतलब अगर मैं शॉर्ट टर्म में बेच रहा हूँ तो, या इसको 2 साल मेरे को होल्ड करना पड़ेगा कैपिटल गेन टैक्स बचाने के लिए? सर देखो, अभी अगर आप बेचोगे तो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगेगा, वो एक फ्लैट रेट से आपका लग जाएगा। ठीक है। और अगर आपको लॉन्ग टर्म के पॉइंट से रखना है तो फिर आपको होल्ड करना पड़ेगा 2 साल, मिनिमम 2 years। अब उसमें आपको देखो आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपको देखनी पड़ेगी। अगर आपका हो सकता है कि आपका बहुत कम प्रॉफिट प्रॉफिट आ रहा हो, क्योंकि आपकी ईएमआई इंटरेस्ट लाना ढिमकाना मतलब बहुत सारी चीजें हैं ना। नहीं आपने अच्छा आपने 20 टोटल वैसे बताया ना, ओके ठीक है, और 40 का आप बोल रहे हो, तो आप देख सकते हो। देखो अगर अगर ग्रोथ है तो रखने में कोई बुराई नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं अभी बेस्ट टाइम है या मुझे कम टाइम में अच्छा रिटर्न मिल रहा है, तो फिर आप टैक्स की परवाह क्यों कर रहे नहीं, हो? एक्चुअली मैं क्या कैलकुलेट कर रहा था ना कि ईएमआई के पार्ट पे मेरा कोई बहुत ज्यादा अमाउंट गया नहीं है, है ना। 6 महीने में कितना ही अमाउंट गया, 1,20,000 रुपए, 20,000 की ईएमआई है तो। और उसमें क्या है कि आप अच्छा खासा बेनिफिट मिल रहा है, तो मैं और उसको मैं रियल एस्टेट में ही इन्वेस्ट करूंगा। वो कोई दिक्कत नहीं है सर। देखो अगर आपको अभी अच्छा बेनिफिट मिल रहा है और आपके पास अच्छी अपॉर्चुनिटी है जहाँ पर आपको कम दाम में लेके और प्रॉफिट कमाने के चांसेस हैं, तो आप बेच दो। टैक्स के लिए क्यों चिंता करते हो, दे दो टैक्स। नहीं, टैक्स ज्यादा अमाउंट है ना सर, 20% भी अगर देंगे तो भी तो आप ये देखो ना, 4 लाख रुपए टैक्स चला जाएगा, तो प्रॉफिट आपका 20 का 16 हो गया। वो तो सर देखो, अब देखो या तो आप अपॉर्चुनिटी गवाओगे उस चक्कर में या फिर आप टैक्स पे करोगे। अब आप ये देखो कि आपकी अपॉर्चुनिटी बढ़ी है कि आपका टैक्स टैक्स बढ़ा है। अगर टैक्स बढ़ा है तो फिर वेट करो। हाँ, टैक्स बड़ा है ना, क्योंकि 4 लाख रुपए मतलब बड़ा अमाउंट है। और ये मैं कोट कर रहा हूँ 20 और 40, मतलब अमाउंट इज मोर। हाँ हाँ, मैं मतलब आपने एग्जांपल दिया, मैं समझ गया, बट हाँ। इसीलिए इसीलिए मैंने आपको उसी उसी वे में बोला कि अगर आपका बेनिफिट बड़ा है
उसके मुकाबले, टैक्स के मुकाबले तो आप मतलब फिर आप बेनिफिट लेने जाओ, फिर तो आपको टैक्स पे करके भी जाने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर आपको नहीं है तो फिर आपको होल्ड करना चाहिए। थैंक यू। वेलकम। सर मेरा एक क्वेश्चन था, जो हेल्थ इंश्योरेंस के लिए जो तो स्कीम जो हम लेंगे उसी में किस डिजीज, प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है को क्या है, वो एक डॉक्टर टीम रिपोर्ट लेके जाएंगे? अगर सर देखिए प्री एग्जिस्टिंग डिजीज में जैसे नॉर्मली क्या रहता है, जैसे आपका ऑलरेडी ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, या कोई ऐसी डिजीज है जिसकी आपकी रेगुलर दवाई मेडिकेशन चल रही है और मे बी वो कॉम्प्लेक्सिटीज को लीड करेगा आगे, तो उस टाइप की चीज है। अब प्री एग्जिस्टिंग में एक चीज ये भी हो सकती है, भाई आदमी कह रहा है कि भाई मैं तो चश्मा पहन रहा हूँ, मेरी आंखों का नंबर अगर बहुत फ्रीक्वेंटली बढ़ रहा है या आंखों में कुछ मेजर प्रॉब्लम आने के चांसेस हैं, एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ सिंपल सा छोटा सा, तो वो आपका किस में कवर होगा, किसी को कैटरेक्ट है या कुछ उस तरीके की चीजें, मतलब प्री डिटेक्टेड चीजें। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास हैं तो वो हम डिक्लेयर कर देते हैं कि ये ऑलरेडी हमारे पास ये चैलेंजेस हैं, तो कंपनी, अलग अलग कंपनी क्या है, अलग अलग चीजें लेती है। कुछ कंपनीज का ये रहता है कि नहीं, अगर ये है तो हम ऐसा करेंगे हमारे लिए, और कुछ कंपनीज का अलग उसमें वो रहता है, तो वो डिपेंड करता है। तो फिर हम उसमें देखते हैं कि जो बेस्ट कंपनी हमें क्या सॉल्यूशन दे रही है, कम से कम प्रीमियम में हमें मैक्सिमम बेनिफिट कौन सी कंपनी हमें दे रही है, तो हम उस कंपनी को सेलेक्ट करेंगे। तो वो एक्चुअली वो ब्लड सैंपल या कुछ टेस्ट रिपोर्ट लेंगे? वो जो रिपोर्ट लेंगे वो कैसे, वो टेस्ट करेंगे, ब्लड सैंपल टेस्ट करेंगे या फिजिकल टेस्ट कुछ करेंगे? रिपोर्ट कैसे जनरेट करेंगे? देखो अगर हम मतलब अपनी तरफ से कुछ डिक्लेयर करते हैं तो हमारे पास अगर कुछ प्रिस्क्रिप्शन वगैरह है तो यूजुअली वो मांग लेते हैं कि डॉक्टर ने कुछ लिखा हुआ है या कुछ रिपोर्ट है रिसेंटली जिसके बेसिस पे हम ये चीज क्लेम कर रहे हैं। अदरवाइज अगर कुछ केसेस में अगर आपको कुछ टेस्ट वगैरह की उनको लगता है कि टेस्ट की जरूरत है तो वो करेंगे। अदरवाइज जनरली इसमें क्या होता है, मेडिकल हेल्थ वाले केस में क्या रहता है कि अगर आपने नहीं डिक्लेयर की, बाद में उन्हें पता लगेगी, तो क्लेम में थोड़े से चैलेंजेस क्रिएट कर सकते हैं वो लोग, या डिनाई कर सकते हैं या पार्शियल क्लेम दे सकते हैं, तो ये सारी चैलेंजेस आते हैं। थैंक यू। हेलो ठीक है सर, और किसी का क्वेश्चन है सर? सर, बाकी एक मैंने जीएसटी से अगर किसी को और डिटेल में डिस्कशन करना है, मैंने चैट बॉक्स में अपना नंबर ड्रॉप कर दिया है। बाकी आप अमित सर से या और आपके पास शायद हो ऑलरेडी नंबर, तो ठीक है आप सेव कर सकते हैं अगर और कुछ डिस्कशन करना हो। हाँ सर बताइए ब्रजेश जी। सर एक्चुअली एक जीएसटी से क्वेश्चन था कि मैंने एक इनवॉइस जनरेट किया हुआ है और कंपनी जो है उसका बिल दे नहीं रही है काफी दिनों से, अप्रोक्स 3 to 4 months हो चुके हैं। तो उसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है, क्योंकि फिर जीएसटी की लाइबिलिटी ऑलरेडी मुझे मेरे ऊपर बना हुआ है क्योंकि मैंने इनवॉइस जनरेट कर दिया है। तो ओके, मतलब आपने इनवॉइस रेज किया है या उन्होंने आप उन्होंने उन्होंने रेज किया है? नहीं, आपने कंपनी एक्चुअली के मैं ऊपर रेज सर्विस किया सेक्टर है? से, हाँ आपने मैंने सर्विस इनवॉइस प्रोवाइड जनरेट किया, किया आपने हुआ। उनको, आपने उन्हें इनवॉइस रेज किया, उन्होंने पे नहीं किया है आपको? हाँ, ये 3 months 4 months कंप्लीट हो चुके हैं, अभी तक पेमेंट नहीं किया हुआ है। और जीएसटी की जो है वो लाइबिलिटी मेरे ऊपर बनी हुई है, मैं भी जीएसटी अभी तक पेमेंट नहीं किया हूँ। क्योंकि उन्होंने किसी भी तरह का अभी तक पेमेंट रिलीज नहीं किया है। तो देखो उसमें तो दूसरा केस ये है कि अगर अगर दो चीजें, या तो कंपनी डिफॉल्ट कर रही है या क्या कर रही है। देखो अगर आपको अपनी लायबिलिटी वो करनी है तो या तो ये है कि आप अपना क्रेडिट नोट डाल के आप अपनी लायबिलिटी वहां पर कैंसिल कर दीजिए, जब वो पे करेगी उस मंथ में आप अपना रेज कर दीजिए, सिंपल। क्योंकि आप अपनी जेब से पे करके उसको क्रेडिट क्रेडिट दोगे तो उसका तो कोई लॉजिक बनता नहीं। हाँ, वही एग्जैक्टली मैं समझ नहीं पा रहा। तो फिर इसमें जो है
फिर कब पेमेंट करेगी कंपनी से ये तो क्लियर नहीं हो रहा है ना, कुछ लीगल एक्शंस वगैरह भी इस पे लिया जा सकता है क्या? सर लीगल एक्शन तो फिर देखो वो अलग, टोटली अलग अलग चीज हो गई। लेकिन अभी के लिए अगर आपको लायबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपका है चीज, तो उस पॉइंट से तो ये है कि आप अभी के लिए अपनी लायबिलिटी अगर आपको रोकनी है इमीडिएट, तो इफेक्ट यही है कि आपको लायबिलिटी पे करनी है, आपका रेज हो गई है, तो आप अपनी उसको रिवर्स करके क्रेडिट नोट के थ्रू आप अपने उसको कैंसिल करके रिवर्स करके आप उसको फिर बाद के महीने में कर दें, अगर उसकी पे करने की वो है तो। अगर नहीं है पे करने की, उसकी इंटेंशन ही नहीं है, तो फिर वो तो टोटली डिफरेंट उसमें चला जाएगा फिर। क्योंकि एनी हाउ तब भी आपको अपनी लायबिलिटी तो एनी हाउ एटलीस्ट जीएसटी की तो लायबिलिटी आपको वो करनी पड़ेगी ना। नहीं वही मैं, क्योंकि काफी ज्यादा अमाउंट है जीएसटी की लाइबिलिटीज, 8 लाख रुपीज का तो जीएसटी लाइबिलिटीज बना हुआ है मेरे पे। हाँ मैं वही बोल रहा हूँ ना, क्योंकि वो आपको अपनी जेब से पे करना पड़ेगा और फिर क्रेडिट भी उसको मिल जाएगा, आप जीएसटी की रिटर्न भी फाइल कर दोगे, मतलब आपकी पॉकेट पे सामने वाले को क्रेडिट मिल जाएगा। तो आपको एटलीस्ट क्रेडिट तो उसका खत्म करने के लिए, मतलब नहीं देना है तो आपको उसको रिवर्स करके क्रेडिट नोट करके आप उसे कैंसिल करके फिर आप उनसे डिस्कस कर लीजिए क्लियरली कि भाई क्या करना है, पे करना है नहीं करना। तो आप अपनी लायबिलिटी को अभी के लिए अपनी लायबिलिटी को बचाइए और वो चीज़ तो कीजिए। उसके बाद लीगल एक्शन या पर्टिकुलरली कुछ और क्या करना है वो टोटली अलग चीज है। लायबिलिटी के पॉइंट से तो आप ये कर सकते हो कि आप उसे रिवर्स करके अपनी लायबिलिटी खत्म कर सकते ओके, तो ये क्रेडिट नोट पे क्या उनके साइन वगैरह भी लेने पड़ेंगे मुझे? हो। हेलो। क्रेडिट नोट सर आप अपने अपने उस पे कर रहे हैं ना, मतलब जिस टाइमिंग जिस मंथ का आप वो कर रहे हो, आप उसको अगर आपने लास्ट मंथ में किया है तो उसके अकॉर्डिंगली आपको करना पड़ेगा। जो भी आपकी फाइलिंग आप कर रहे हो, खुद कर रहे हो या कैसे कर रहे हो, तो आपने बोल देना है इस तरीके से हमें प्रोसीड करना है, तो वो करवा देंगे। ओके, जो भी रिटर्न ओके फाइल सर, कर रहा है ना उसको थैंक यू बता सर। देना कि हमें इसको रिवर्स करना है, वो रिवर्स करवा देंगे आपका। ओके सर, थैंक यू। जी वेलकम। ठीक है सर, और किसी का कोई क्वेश्चन अभी के लिए? इसी रही, सॉरी मैं एंटर करूं सर, बोलूं? जी सर बिल्कुल। हाँ, कैसी रही आज आप सब लोगों की क्लास? मैं तो हॉस्पिटल में हूँ पर फिर भी पूछ लेता हूँ, कैसे रही? ठीक। हेलो, थोड़ा सा मेरे बच्चे के रोने की आवाज आ रही है। कैसी, मैं पूछ रहा हूँ सभी से, कैसी रही क्लास आज की? आप सभी लोग अच्छी सुन रही पा सर, रहे हैं? बढ़िया है बढ़िया थी। चलिए, देखिए अब सर का नंबर आपके स्क्रीन पे आ गया है। यदि आपको कुछ पर्सनल डिस्कशन करना हो या कोई पर्सनल क्वेरी हो या कोई पर्सनल वर्क हो आपका, तो आप सर से कनेक्ट भी कर सकते हैं। प्रदीप सर ने अपना नंबर और शायद डिटेल यहाँ पे छोड़ी है ना? तो आप लोग को ऐसा लगे तो आप फ्यूचर में कनेक्ट भी कर सकते हैं प्रदीप सर, है ना? जी। और सब लोग सो, मतलब सब लोगों की कैमरा ऑफ है, कोई कोई बोल नहीं रहा है। चलिए कोई बात नहीं। तो प्रदीप सर, ये लगभग आज का लेक्चर आपका समाप्त हुआ। ओके, और कोई? जी सर, जी सर, जी सर। जी सर अभी आज के लिए आप तो इतना बोले ही थे है, सर। बाकी अगर किसी का कोई specific हेलो। रहता है क्वेश्चन है। हाँ जी सर हाँ बताइए। सर, इनका भी बता दीजिए, हेलो। हमारे ओझा सर का जरा निराकरण कर दीजिए, बेचारे जब से 2 घंटे से वेट कर रहे हैं। जी जी ठीक सर, है। सर हाँ, बताइए। बात करिए सर, बात। जी सर, हम ये कहना चाहते हैं कि जैसे हमारी प्राइवेट लिमिटेड एक फर्म बनाया है हमने सर, जी सर। तो हम दूसरा एक नया फर्म बनाना चाहते हैं, उसमें एक डायरेक्टर को हटाना चाहते हैं। जी हेलो। जी सर, जी बताइए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमको कंपनी बंद करनी पड़ेगी ना, ये पुरानी वाली? अभी सर उसमें कुछ देखो हुआ आप, नहीं है। सर हाँ 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 सर, आपकी जो प्रोसेस होगी ना सर, अगर आपकी कंपनी ओपन हो चुकी है, सारी चीजें हैं, तो उसकी जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज होंगी वो पूरी करनी पड़ेंगी। आप उसमें दो चीजें कर सकते हो। अगर आपको एक डायरेक्टर है ऑलरेडी, उनको निकालना है, उसके बदले दूसरा डायरेक्टर लेके आना है, तो वो एक प्रोसेस अलग है। अगर आपको वो कंपनी ही बंद करनी है डायरेक्टर छोड़ के, मतलब जो भी आपके एग्जिस्टिंग डायरेक्टर हैं उनके साथ आपकी जो भी वो है, अगर आपको पूरी कंपनी ही बंद करनी है और एक फ्रेश कंपनी बनानी है,
तो उसका एक अलग प्रोसेस है, तो वो टोटली अलग अलग चीजें हैं सारी। उसके लिए आप सर जी मेरे को जी 1 to 1 कनेक्ट कर लीजिए, मेरे को बताइएगा एग्जैक्ट अच्छा कंडीशन ठीक। डिटेल में 1 to 1, मैं आपको बता दूंगा क्या करना है कैसे करना है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अच्छा एक क्वेश्चन दूसरा है सर हमारा कि जैसे हमारी प्रोप्राइटरशिप फर्म है तो क्या इसमें हम जो बच्चों जैसे हमारे बच्चों को सैलरी देना हो, जैसे सैलरी के लिए सैलरी सर्टिफिकेट बनाना हो, उनको कोई लोन वोन की रिक्वायरमेंट हो तो कर सकते हैं क्या? बिल्कुल सर कर सकते हैं। तो वो कैसे, वो फिर 1 to 1 बात करेंगे फिर आपसे कैसे बनाना है क्या करना है? बिल्कुल सर, जो भी आपको, अगर आपको ऐसे कोई डिटेल में डिस्कस करना हो तो आप वो कर सकते हैं, कोई दिक्कत ठीक है, थैंक यू सर। नहीं। ओके सर। अच्छा एक चीज और, मैं सर एक चीज जस्ट इससे पहले हम क्लोज करें, सर आपको नंबर शेयर कर दिया है सबके लिए। अगर बाय चांस आप कॉल करते हैं या कुछ करते हैं, कोशिश कीजिए सर एक मैसेज ड्रॉप कर दीजिए, और उसके बाद फिर हम डिस्कस कर लें और बेटर रहेगा, क्योंकि टाइमिंग हमारी मैच कर जाएंगी। क्योंकि मे भी हो सकता है, या फिर अगर आप डायरेक्ट भी कॉल कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, आप कॉल कर लीजिए। अगर कॉल पिक नहीं होती है तो प्लीज रिक्वेस्ट है कि आप एक मैसेज ड्रॉप कर दीजिए, ताकि मुझे पता लग जाए कि मतलब आपने कॉल किया है और किसी पर्टिकुलर उससे किया है, तो मे बी इजी रहेगा मेरे लिए कॉल बैक करके कनेक्ट करना। ठीक फिर है। भी आपका टाइमिंग क्या रहता है सर? नहीं सर आप कभी भी लगभग कर लीजिए, वो कोई दिक्कत नहीं है, बट कई बार क्या होता है टाइमिंग मैच नहीं होती है। अगर इन केस आप कॉल कीजिए, अगर आपने कॉल, अगर नहीं कोई कनेक्टिविटी किसी वजह से हुई, तो एक नॉर्मल, ये नॉर्मल हमारा नॉर्मल भी वैसे प्रोसीजर रहता है कि अगर नहीं कनेक्ट हो पाए किसी वजह से कोई चीज़ है, तो आप मैसेज ड्रॉप कर दीजिए, आपको कॉल बैक वापस आ जाएगी। या ठीक फिर सर, आपको जो थैंक भी यू। टाइम है वो टाइम फिर हम डिस्कस, म्यूचुअली डिस्कस करके, एग्री करके, डिस्कस करके डिस्कशन के लिए फिक्स कर लेंगे टाइम। ठीक है सर। ठीक, ओके सर, ओके। ओके सर। अमित सर गए क्या सर? हाँ मैं यही हूँ, मेरे यहाँ लेक्चर हो रहा है इसलिए मैं मोबाइल ऑफ करके बैठा अरे हूँ। पार्टी कब हो रही है सर? पार्टी, कांग्रेचुलेसन, अरे तो बधाई मैं हो तो आपको भाई। अरे तो मैं तो बुला रहा हूँ, आ जाओ सब लोग, इंदौर आ जाओ, अगस्त सितंबर में रखता हूँ, आ अरे जाओ सब लोग। जी। हाँ नहीं नहीं, वो हमने आप मेरे हमने बच्चे को देखा। आशीर्वाद भी देके जाना। अरे आशीर्वाद तो हमेशा रहेगा सर, आप तो मैं बोलता हूँ आप खुद ही आ जाओ इधर अयोध्या जी। रखेंगे ना सर, फ्यूचर में रखेंगे, अयोध्या जी में भी रखेंगे। जी जी। जी ठीक, थैंक यू सर। जी सर, वेलकम सर, वेलकम सर। बाकी आज हमारी तरफ से जो एफर्ट थे, जो मैंने मैंने मेरा एक मानना था कि आज का, भले ही मैं हॉस्पिटल में हूँ, लेकिन मेरा ये मानना था कि वो टाइम से होना चाहिए। तो प्रदीप सर से हमने स्पेशल डिस्कशन करके, और सर ने भी एक विशेष टाइम दिया, ये बहुत बड़ी बात है। तो मतलब मैं सबसे, पूरी कम्युनिटी की तरफ से सबसे पहले तो सर आपका धन्यवाद करता हूँ, जोशी सर, प्रदीप सर, कि आपने इतना अपना वैल्यूएबल टाइम दिया सर। नहीं सर बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है सर। जी जी सर। जी सर। और जी, और बाकी कोई भी, मैं, थैंक यू सर। और बाकी कोई भी मेंबर जिनको कनेक्ट करना हो, वैसे तो सर ने नोटिफिकेशन दे दी है, लेकिन मैं फिर से बता देता हूँ कि एक बार अपना नाम और कम्युनिटी का बता दीजिएगा, प्रॉपर्टी कम्युनिटी या रियल एस्टेट कम्युनिटी करके, तो सर को एकदम रेफरेंस याद आ जाएगा कि कौन मेंबर कहाँ से है ना। तो आप अपना एक बार मैसेज ड्रॉप कर, कई बार क्या होता है आदमी कॉल नहीं उठा पाता है, इसका मतलब क्योंकि इतने सारे अननोन नंबर आते हैं, तो कई बार हो जाता है आदमी दिमाग से स्लिप हो जाता है, कॉल बैक करता है, तो एक मैसेज ड्रॉप कर दीजिए, ऐसा है ना, तो सही रहेगा। बाकी हम साथ हैं सर, सब साथ में मिलके आगे बढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं। मैं थोड़ा सा लीव कर रहा हूँ, मेरे यहाँ डॉक्टर साहब आ गए हैं उसको देखने बच्चे को, तो आप लोग कंटिन्यू करिए सर, आप आगे का संभाल लीजिएगा, यदि एंड भी करना तो जोशी सर आप कर लीजिएगा, डॉक्टर साहब आ गए। ठीक है सर, अगर बाकी अगर अभी किसी और का कोई क्वेश्चन है तो हम वो ले लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं, नहीं तो फिर हम आज का दिन यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी अगर किसी की वैसे कोई पर्सनल क्वेरी है तो आप मोस्ट वेलकम, आप कनेक्ट कर सकते हैं, मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, जैसे भी कन्वीनियंट हो। ठीक है सर, ओके एवरीबॉडी, आई गेस वी आर गुड टू गो। ओके, गुड नाइट। Good night, sir. Good night.